हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, सब लोग कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, कशिश, सौम्या, राहुल, अर्णा, चिन्मय। बेटा सब लोग ठीक ठाक हो? बढ़िया, मजे में? बढ़िया रही दिवाली आप सबकी? आर्टिक्स भाई फेरी अब ठीक है, चलने फिरने लगी है, थोड़ा खेल रही है, बढ़िया है, मतलब पहले से काफी इंप्रूवमेंट है। एकदम ठीक होने में समय लगेगा अभी, लेकिन वैसे समथिंग ठीक है। एक मिनट में गेट लगा दो यार, बाहर ढोल की आवाज आ रही है। हाँ भैया, बाहर में कोई ढोल वोल बजा रहे हैं, पता नहीं कौन है। चलिए, तो बच्चों सर्किल हम लोग पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री बेटा आपने काफी डिटेल में पढ़ी। ज्योमेट्री के जो रूट कंसेप्ट होते हैं उनको आपने समझा। ज्योमेट्री बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको ना थ्योरम्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। और ये बहुत वाइड टॉपिक है, मतलब ये वाइड बहुत है। सर्किल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज है, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ट्राइंगल इक्विलेटर है, आइसोसेलेस है, उसमें मीडियन याद करना है, सारी चीजें हैं बेटा। बहुत सारा मतलब तिकड़म लगाने का सवाल होते हैं। आपको क्वेश्चन करने के लिए जरूरी है कि आप उन थ्योरम्स के बारे में डीप में अध्ययन करें। केवल एक बार क्लास को देखकर आप इन टॉपिक के एक्सपर्ट बन जाएं, ऐसा बच्चे होता नहीं है। ज्योमेट्री आपसे बहुत समय मांगती है। पेपर में तो आप इस पे समय खर्च करोगे, घर में पढ़ते समय एडवांस मैथ में आपको ज्यादा फोकस करना है बच्चे, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे पेपर में लगभग 60% का एरिया एडवांस मैथ का आ रहा है। और एडवांस मैथ में भी अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई सबसे ज्यादा वाइड टॉपिक है, तो वो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में हल्का फुल्का अलजेब्रा भी काम आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज भी काम आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। आपने सिर्फ ज्योमेट्री को पढ़ लिया और कुछ नहीं पढ़ा तो हम ये नहीं मान सकते कि आप 100% उन पर काम कर लोगे। एक एक चीज बेटा, एक एक बात आपके लिए जरूरी तब है जब आप इनके बारे में डीप में अध्ययन कर पाओ। तो आइए बेटा आज की कहानी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक भाई ने सवाल पूछा है, एक डाउट पूछ लिया इन्होंने। कह रहे एक रेक्टेंगल ABCD inscribed is a circle with center O। बेटा इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई एक सर्किल है, उस सर्किल के अंदर बना है एक रेक्टेंगल। अब सर्किल के अंदर अगर रेक्टेंगल बनेगा तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल इसके अंदर बेटा इसी प्रकार का बनेगा। और हमेशा ये बात जरूरी है, ये बात आवश्यक है, ये बात मैंडेटरी है कि जो इसका सेंटर होगा, सेंटर वो इसके डायगोनल पे मौजूद होगा बेटा, डायगोनल पे। क्या कोई मुझे बता पाएगा डायगोनल पे क्यों होता है? ये इस डायगोनल पे ही आएगा। डायगोनल पे क्यों आता है बेटा, ये बात जानते हैं ना? क्योंकि आपको ये बात पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री का एंगल तभी बन सकता है, 90 डिग्री का एंगल तभी बन सकता है जब वो डायमीटर से एंगल बनेगा, डायमीटर से एंगल बनेगा तो ही तो 90 डिग्री पॉसिबल है। ये बात क्लियर है? चलिए मैं इसका नाम दे देता हूं ABCD। ABCD मैंने इसका नाम दे दिया, आपको सवाल में दिया गया था रेक्टेंगल ABCD इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल विद सेंटर O, इट्स डायगोनल CA इज प्रोड्यूस्ड। देखो CA बोला है ना, CA, तो ये जरूरी है कि आप C से लेकर A तक जाओगे। आप ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से इन्हें एक्सटेंड कर दोगे, जैसा तुमको सवाल में बोला वैसा करना है बेटा। CA को एक्सटेंड किया गया पॉइंट E तक, और आउटसाइड द सर्किल ED इज अ टेंजेंट टू सर्किल D। इसको आपने D तक एक्सटेंड कर दिया, यहां तक, ये D तक हमने एक्सटेंड कर दिया, सॉरी E तक। और ED इज अ टेंजेंट, ED एक स्पर्श रेखा है बेटा, ED एक स्पर्श रेखा है, ये मैंने बना दिया ED एक सर्किल की स्पर्श रेखा। इतना पॉइंट क्लियर है बेटा? E तक आपने एक्सटेंड किया और E से बना दी आपने एक टेंजेंट, E से बना दी आपने एक स्पर्श रेखा जो सर्किल को जाकर D पर मिलती है। ओके, AC बराबर 2BC। AC है ना, AC ये 2BC है, यानी AC और BC में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन को समझें, ये लाइन अगर एक है तो ये लाइन दो होगी। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानते हैं बेटा, ये √3 आना चाहिए। अगर ये एक है, ये दो है, तो AB का मतलब √3 आ गया। चूंकि ये एक रेक्टेंगल था इसलिए ये भी √3 और ये भी एक आ गया। अर्पित भैया बताओ इतनी बात क्लियर है क्या? और हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड दोस्तों, हमसे ये वाला एंगल पूछा है, एग्जामिनर ने हमसे ये थीटा एंगल पूछा है, इस थीटा एंगल को ज्ञात करना है, इस थीटा एंगल के बारे में पढ़ना है। इज इट फाइन? अब एक बात बताओ, आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है, आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है, एक √3 और 2 है, तो ये वाला एंगल बेटा 60 डिग्री का आएगा और ये वाला एंगल 30 डिग्री का आएगा। ओके बेटा, हैप्पी, राधे राधे। ये एंगल 60 और ये एंगल 30 आएगा, देन ये वाला एंगल भी 60 बनना चाहिए और ये वाला एंगल भी 30 बनना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप सब जानते हैं बच्चे।
अच्छा, अब मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी बेटा, एक थ्योरम बताई थी मैंने आपको, टेंजेंट वाली एक थ्योरम आपने पढ़ी थी बेटा, एक टेंजेंट वाली थ्योरम के बारे में आप लोग जानते हैं? अच्छा, ये वाला एंगल, ये इधर वाला एंगल कोई बताएगा? ये वाला एंगल DAE के ये वाला एंगल 120 बनेगा? DAE एंगल 120 बनेगा? हाँ सर, ये एंगल तो 120 बनना जरूरी है, इस एंगल के 120 बनने में कोई डाउट नहीं है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, बेटा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को अगर मैं पढ़ूंगा, देखो ये वाली एक आपके लिए जीवा है, इसने वृत्त के एक खंड में 30 डिग्री का कोण बनाया है, तो ये वाला कोण भी 30 बनेगा। जी हाँ, अगर मैं ट्रायंगल EDA को देखूं, EDA को, तो ये वाला थीटा एंगल जो आएगा 30 डिग्री बनेगा। बस यही हमें ज्ञात करना था। तो आपको ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज जो हैं उनका यूज करके सवाल बनाना था। ये बात आप ध्यान रखना बेटा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी सवाल में, अगर किसी क्वेश्चन में ये 30 है ना, तो ये √3, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 1 बनेगा, ये एंगल 60 के सामने की भुजा √3 बनेगी, और ये साइड 2 बनेगी। ये आपके बहुत काम आएगा, ये जानकारी आपके बहुत काम आनी चाहिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं गोवर्धन जी महाराज। एक और आपका डाउट है बच्चे? बहुत ही बढ़िया बनाया बेटा। देखो बेटा, ये तो अपना आज की क्लास का सवाल है, ये हो जाएगा आपका, बहुत सिंपल सवाल है। केंद्र O के वृत्त में AD एक व्यास है। देखो बेटा, मैं बना रहा हूं बात क्या है प्रियांश, AD एक डायमीटर है, AD एक व्यास है। तो चूंकि एक AD व्यास है, तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये इसके सेंटर से होकर गुजरने वाली जीवा है, इसी का नाम व्यास होता है। तो यहां कहीं इसका सेंटर रहा होगा O। AC एक जीवा है बिंदु B, AC पर ऐसे है कि OB 7 है। देखो आप इससे AB कोई एक, सॉरी AB है ना, हाँ AC कोई एक जीवा बना दीजिए। ये मान लो मैंने AC एक कोड बना दी है, AC मान लीजिए मैंने एक जीवा बना दी है, DOC दिया 60, DOC, तो DOC अगर 60 दिया है ना, तो आप AC को यहां बनाओ बेटा, यहां बनाओ, ये वाला AC एक जीवा है, BAC पर ऐसे एक बिंदु है कि OB लंबाई 7 है, B इस पर कोई एक पॉइंट है, B इस पर कोई एक पॉइंट है, कैसे भी मान लो एक बार के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये पॉइंट मान लिया दोस्तों B, और OB कितना है 7, ठीक है। OBA 60 है, OBA ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, और D 60 है, DOC 60 है, DOC ये वाला एंगल 60 है, DOC ये वाला एंगल भी कितना आ गया, 60 आ गया। ओके, अब कह रहे हैं BC की लंबाई कितनी है, ये इतना सा BC है, ये तुम्हें ज्ञात करना है। देखो एक छोटी सी बात तुम्हें यही समझ में आ जानी चाहिए कि ये ट्रायंगल जो बनेंगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बात बननी चाहिए। ये बात बच्चों मैंडेटरी है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, डायमीटर दिख जाए ना, जब भी तुम्हें डायमीटर दिख जाए तो कमी छोड़ो मत, इस वाले एंगल को आप मिला दीजिए। क्या बच्चों बताओ, DC वाले एंगल को आप मिला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डायमीटर अगर कोण बनाएगा तो ये पूरा कोण 90 डिग्री का बना होगा बच्चे, ये पूरा कोण 90 डिग्री का बना होगा। 90 डिग्री के एंगल में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई आपत्ति आपको होनी नहीं चाहिए। क्या यहां तक की बात आपके लिए क्लियर है? हाँ, केवल 27% लोग कह रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर दे पाए। बेटा ये ज्योमेट्री जो होती है ना, इसमें एक्चुअली गलती पता क्या होती है कि बहुत सारे बच्चे तो सवाल को ट्राई नहीं करते, बहुत सारी दुनिया तो सवाल को अटेम्प्ट नहीं करती, दिक्कत वहां पे आती है। हाँ जी, फोन आ गया था भैया का, दिवाली की राम राम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब इस आकृति को देखकर तुम्हें थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही हैं। हमने एक डायमीटर AD बनाया है, AD के अंदर बच्चों आपने देखो ये जो एंगल दिए हैं ना पेपर में, इन पर दिमाग लगाया करो, पेपर में इन पर दिमाग लगाया करो कि ये एंगल हमको किसी कारण से दिए हैं, ये एंगल हमको किसी कारण से दिए हैं, इन एंगल का कोई ना कोई पर्पज, कोई ना कोई इस्तेमाल, कोई ना कोई यूज अपने काम आएगा। तो आप दो ट्रायंगल को देख पा रहे हैं, एक ट्रायंगल ABO, एक ट्रायंगल ABO देख पा रहे हैं, एक ट्रायंगल COD देख पा रहे हैं, एक ट्रायंगल ABO देख पा रहे हैं, एक ट्रायंगल COD देख पा रहे हैं। क्या इन ट्रायंगल को आपस में कुछ मिलान कर पाओगे? ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं एक बार के लिए समझने के लिए इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, तो ये वाला एंगल कितना आएगा दोस्तों? ये वाला एंगल आएगा 120 माइनस थीटा। ये वाला एंगल आना चाहिए 120 माइनस थीटा। 120 माइनस थीटा क्यों आएगा ये बात बताने की नीड नहीं है, इस बात को अपन अंडरस्टैंड कर ही चुके हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 आएगा। 120 60 यानी ये वाला एंगल भी थीटा आ गया, ये वाला एंगल भी थीटा आ गया। ये लाइन का पूरा एंगल आपके सामने इक्वल आ चुका है थीटा, और ये एंगल भी आ गया थीटा। अच्छा, और इनमें क्या सिमिलरिटी बनेगी?
और इनमें क्या बनाना भी, ये 90 हो गया, थीटा हो गया 160 हो गया, ठीक है, ये एंगल 60 आ गया। ट्रायंगल तो बनना चाहिए आइसोसेलेस, आइसोसेलेस से बात बनेगी। अच्छा ये बीसी ज्ञात करना है क्या, बीसी तुम्हें ये बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो अपने को ये वाला एंगल ज्ञात करना है, दिस एंगल। अगर ये एंगल भी थीटा आ जाए तो 7 का मान बन जाएगा। अगर ये एंगल थीटा आ जाए तो ये वाली बात बन जाएगी। दोस्तों सवाल बन चुका है, ये थीटा ये 90, तो ये बताओ ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा आ गया। ट्रायंगल ए सी डी को देखो, ए सी डी को, ट्रायंगल ए सी डी को देखो, ये एंगल भी आ गया 90 माइनस थीटा। अब ट्रायंगल सी ओ डी देखो, सी ओ डी, ये 90, ये 60, 150 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल बनना चाहिए 30 माइनस थीटा। बताओ ये वाला एंगल 30 माइनस थीटा बनेगा। 90 और 60, 30, 150, सॉरी 90 प्लस थीटा, माफ कीजिएगा, 30 प्लस थीटा, प्लस 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 प्लस, तो 90, 60, 150, 30, 180, ये वाली बात बन गई। सर ये वाला एंगल आ गया 120, ये वाला एंगल 120 है, 60 है तो ये 120 हो गया। और आपके सामने ट्रायंगल बीओसी, ट्रायंगल बीओसी पे नजर मारिएगा, ट्रायंगल बीओसी को देखोगे ना तो कितना बन रहा है ये एंगल 120, और ये हो गया 60 माइनस थीटा। सीओडी, सीओडी बेटा इक्विलेटर नहीं है ना बेटा, सीओडी इक्विलेटर नहीं, सीओडी ये 90 माइनस थीटा है, ये 30 प्लस 60 है, और ये एंगल बन गया 90 माइनस थीटा। इक्विलेटरल कैसे बनेगा बेटा, थीटा को अगर 30 रखता हूं, 30 30 60 30 90 60, और ये हो गया 90, स्पर्श रेखा 60 60 60, तो ये एंगल आ गया 30 और ये एंगल आ गया 30। बट देखो थीटा ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 है। ये जो ट्रायंगल बीओसी है ना, आप थीटा का कोई मान रखो, थीटा का कोई मान रखोगे तो बीओसी आपको नजर आएगा ट्रायंगल इक्विलेटरल। बीओसी को देखो ना, बीओसी, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा इक्वल आएंगे बेटा, ये दोनों कोण इक्वल आएंगे, और ओबी और बीसी का मान आपस में बराबर आएगा, ओबी और बीसी का मान आपस में बराबर आएगा। अगर ओबी ओबी आ रहा है 7, तो ये वाला एंगल भी 7 आना चाहिए, ये वाला एंगल भी 7 आना चाहिए। लेकिन इसमें इस थीटा को प्रूव कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक सेकंड दीजिएगा, अभी अभी इसके बारे में, दोनों एंगल को इक्वल रखने के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा कि एंगल रखें कैसे। ये एंगल तो आपको पता ही है पूरा पूरा 90 था, इसको मैंने अगर थीटा मान लिया तो थीटा ये वाला एंगल हो गया, थीटा ये वाला एंगल हो गया, तो ये एंगल आ गया 90 माइनस थीटा, बड़े वाले एंगल को देखते हुए 90 ये था, 90 माइनस थीटा आ गया 90 माइनस थीटा, ओके, ये 60 आ गया। और ये वाला एंगल, अरे हाँ माफ कीजिएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, माफ कीजिए भूल गया मैं, ओडी भी इसकी रेडियस है, ओसी भी रेडियस है, अरे ओसी भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों रेडियस है ना, अरे बताओ बताओ, ये दोनों रेडियस आएंगी। हाँ, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कौन भी थीटा हो गया, ये कंसेप्ट था। ओडी और ओसी दोनों रेडियस हैं, ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा हो गया, तो ये भुजा आ गई 7, ये साइड आ गई 7, बस इतना सा खेला है। मतलब इनमें ना वो ये क्लिक करना है मौके पे कि कौन सी साइड को कैसे मैच करूं, किससे बनाऊं। बेटा बताओ सर्किल की शीट नंबर 2 हमारी पूरी हो गई थी क्या उस दिन, सर्किल की शीट नंबर 2 कंप्लीट हो गई थी, नहीं हुई थी, उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी थे, ज्योमेट्री सर्किल चल रहा है अपना, शीट नंबर 2। एरर क्यों आ रही है अपलोडिंग में, अरे फाइल लोड का ही नहीं भाई, ये क्या हो गया, एक मिनट रुको यार, फाइल ही कोई अपलोड नहीं हो रही। अरे मैंने रिस्टार्ट ही किया था भाई, मैं एक्चुअली फाइल अपलोड नहीं हो रही इसमें, इसलिए। हाँ अब हो गई है, अब हो गई है, हाँ बेटा। तो आपने बताया जी उस दिन हमने सवाल नंबर 16 तक कर लिए थे ना, 11 12 13 14, ये बड़ा शानदार सवाल था ना, ये बड़ा शानदार सवाल था, इसे करके बहुत मजा आया था अपने को उस दिन। 14 नंबर भी कर लिया, 15 नंबर भी कर लिया, 16 नंबर, 16 करना है या हो गया, 16 नंबर सवाल करना है या हो गया, हो गया था उस दिन, बहुत बढ़िया बात है। चलिए बेटा एक और सवाल की बात कर लीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन आप सब सामने है। सवाल में देखो आपको एक दिया हुआ है सर्किल बड़े वाला, एक उसके अंदर दिया छोटा सर्किल, एक बड़े सर्किल की जीवा है, छोटे सर्किल की स्पर्श रेखा है, और एक दोस्तों दोनों की जीवा दी गई है, ए सी बी डी सब मिलाकर आपको सवाल में दिया गया है। अब यहां पर देखो ए बी का मतलब दिया हुआ है 40, ये जो ए से लेकर बी तक की दूरी है, ए से लेकर बी तक की दूरी है बेटा ये 40 है, सी डी आपका 32 है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, सी से लेकर डी तक की दूरी आ रही है 32, ए बी आपको दिया हुआ है 40 है, तो क्या ये इधर भी 4 और इधर भी 4 आएगा, इतनी बात तुमको दी गई है।
अरे इसके बाहर बेटा सब तरफ की आकृतियां सेम होती है ना, क्योंकि ये पूरा पूरा क्या है, एक सर्किल है, और सर्किल के अंदर सर्किल दोनों का सेंटर सेम है। अगर सेंटर सेम ना होता, अगर इनका सेंटर सेम ना होता तो ये जानकारी बेटा इस प्रकार बन नहीं पाती, तब ये सवाल इस प्रकार में हो नहीं पाता। जी अब एक बात बताइए, ये mn इसकी स्पर्श रेखा है बच्चों, ये mn इसकी एक टेंजेंट है, mn इसकी एक स्पर्श रेखा है। तो आप मुझे एक छोटी सी कहानी बताना कि mn की लंबाई ज्ञात करनी है ना, mn की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यार इस सवाल पे तो एक बेसिक वाला फॉर्मूला भी था, इसका एक फॉर्मूला भी था कि अगर कोई इस प्रकार का सवाल आए ना तो आप समझ लेना ab का स्क्वायर बनता है ना, ये cd का स्क्वायर प्लस mn का स्क्वायर बनता है। जो ab का स्क्वायर बनता है, ab का वर्ग बनता है, ab का स्क्वायर बनेगा वो cd स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर बनेगा, cd का स्क्वायर प्लस mn। तो ab का मतलब हो गया 40, 40 का वर्ग हो गया 1600, cd कितना है 32, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, प्लस आ गया mn स्क्वायर। तो अगर तुम्हें mn स्क्वायर ज्ञात करना है, घटाओगे ये बनेगा 576, और mn का मतलब आ गया 24, mn की वैल्यू कितनी आ गई 24 है। ये तो हो गया पेपर में डायरेक्ट सवाल करने के लिए। अगर पेपर में डायरेक्ट सवाल करना हो तो डायरेक्ट सवाल करने के लिए आप उत्तर अपना mn करके आओगे 24 है। लेकिन ये फॉर्मूला क्यों बना ये बताऊं तुम्हें, ये फॉर्मूला क्यों बना ये बताऊं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। बड़े आराम से इस बात को समझने का प्रयास करना, बड़े आराम से इस बात को ट्राई करने की कोशिश करना कि सवाल तुम्हें कहना क्या चाहता है। एक बार ये नोट कर लिया तो मिटाऊं मैं, ये ab स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर, ये नोट कर लिया। देखो इसको ना बेटा आप कई तरीके से कर सकते हैं, इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं। ये बताओ mn क्या है, mn एक टेंजेंट है, mn एक टेंजेंट है छोटे वाले सर्किल के लिए, और बड़े वाले सर्किल के लिए कोड है। एक बार बताओ, मैं ये mn को ऐसे भी तो मान सकता हूं भाई, mn बड़े वाले को जीवा बनानी है, छोटे वाले को टच करनी है, तो मैं mn को ऐसे भी तो मान सकता हूं। बात तो एक ही है ना बेटा, अगर छोटे वाले सर्किल की जीवा, सॉरी छोटे वाले सर्किल स्पर्श रेखा है, बड़े की जीवा है, ये ऐसे बनाऊं ऐसे बनाऊं, बात तो एक ही है। ये mn तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए उधर ले गया, mn तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए उधर ले गया, बाकी ये mn यहां भी बन सकती है। तो अब आप अपनी वो जो मैंने आपको थ्योरम बताई थी याद है, स्पर्श रेखा टेंजेंट और सिकेंट वाली लाइन ज्ञात करने की फॉर्मूला, आप ये भी तो ट्राई कर सकते हैं, आप ये भी तो बना सकते हैं। तो आप इसको ट्राई करोगे तो 4 गुणा 36 करके ये हाफ निकाल लोगे, हाफ का दुगना करोगे तो ये आ जाएगा। कैसे सुनो, 4 गुणा 36 बराबर बनेगा ए पी पर मानते हैं, मान लो पीपी, एपी का स्क्वायर, ये पी मान लो, तो ये बनेगा एपी का स्क्वायर, एपी का वर्ग, एपी का स्क्वायर। और यहां से अगर मैं एपी याद करूंगा तो ये बनेगा 144 का आधा 12, और पूरा एन बनेगा 24, पूरा एन बनेगा 24। ये तो होता है बेटा इसको इस प्रकार में करने का तरीका, ये तो होता है इस प्रकार में करने का तरीका। लेकिन आपको चाहिए सर तरीका, आपको चाहिए मेथड कि जो आकृति बनी है ना उसी को बताओ, ऐसे आकृति पर हम लोग सर चेंज करना नहीं चाहते हैं, इसको बताओ इस पे क्या करेंगे। तो आ जाओ, मैं तुम्हें इसका जो फॉर्मूला है ना, ये इसका बताता हूं डेविएशन कि कैसे बना ये फॉर्मूला, इस बात को समझते हैं डिटेल में। समझने के लिए आपको चाहिए बेसिक बातों पर ध्यान लगाना। केंद्र से अगर मैं सामने वाली भुजा पर एक बनाऊंगा परपेंडिकुलर, ऐसा बनेगा, बोलो 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 बोलो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बेटा जीवा को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं, ये बात जानते हैं। मान लीजिए इसने इसको पॉइंट, मान लीजिए इसने इसको पॉइंट एम पे डिवाइड किया, एम मत मानो, एपी मान लो, ओपी 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 पर आपको डिवाइड किया है, ओपी पर। ओपी इज अ परपेंडिकुलर ऑन एबी एंड सीडी, तो इसके 2 पूरे पूरे भाग कर रहा होगा। यानी दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एपी बराबर होगा पीबी के, और ये होगा एबी का हाफ। क्लियर? मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सीपी बराबर होगा पीडी के, और ये होगा सीडी का हाफ। ये बात मुझे बताने की नीड नहीं थी, ये बात आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, ये बात आपको पता लगनी चाहिए डायरेक्ट। अब छोटे वाले सर्किल की रेडियस है ये वाली ओडी, बड़े वाले सर्किल की रेडियस है ओबी, यहां भी बड़े वाले सर्किल की रेडियस है ओएन, और ये बच्चों इसकी आ गई परपेंडिकुलर, ये इसका आ गया परपेंडिकुलर। क्या यहां तक की बात में किसी को कोई कंफ्यूजन? यहां तक की बात में किसी का कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले मैं चाहता हूं आप ट्रायंगल ओपीडी को देखें। ट्रायंगल ओपीडी में क्या बच्चों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पर जो ओडी का स्क्वायर बनेगा ना, ओडी का स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा ओपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। ओडी का स्क्वायर बनेगा, वो बनेगा ओपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है इस बात में? तो सर आपने कहा नहीं सर इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, सर इस बात में कोई समस्या नहीं है, ये बात हमें पता लग गई। अच्छा ट्रायंगल ओपीबी को भी देख लो, डेविएशन सवालों के लंबे पड़ते हैं। ओबी स्क्वायर, इसको क्या लिखे, ओपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर, क्या ये बात लिख सकते हैं?
जिस कोई स्टेप में कोई कंफ्यूजन आ जाए, जिस कोई स्टेप में कोई डाउट आपको आ जाए, वहीं बोल दीजिएगा सर यहां डाउट है, हम वहीं पे गाड़ी को रोक देंगे अपनी। सेम कहानी है सर, ठीक है। अच्छा, यहां और यहां से आप ओपी के मान ज्ञात कीजिए। ओपी का मान इसमें भी है, ओपी का मान इसमें भी है, तो यहां से मैं कर देता हूं ओडी स्क्वायर माइनस पीडी स्क्वायर बराबर ओबी स्क्वायर माइनस पीबी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी का? ओडी छोटे वाले सर्किल की रेडियस है, ओडी छोटे वाले सर्किल की रेडियस है, ओडी जो ना ओडी वो छोटे वाले सर्किल की रेडियस है, और पीडी ये वाली लंबाई है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात और बता दो, मैं पीडी को सीडी स्क्वायर बटा में 4 लिख दूं। 4 कैसे आ गया? अरे पीडी का मतलब था क्या? सीडी बटा 2, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो बटा में 4 हो जाएगा ना बेटा, जब वर्ग करूंगा, जब स्क्वायर करूंगा बटा में 4 हो जाएगा। अच्छा, ओबी क्या है? ओबी है बड़े वाले स्क्वायर की बात। नहीं बेटा नहीं, पीडी को आप 16 मानकर, पीडी कहां है? नहीं, पीडी को 16 मानकर डायरेक्ट ट्रिपलेट से कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 32 है, 2 भाग करेंगे, 16 करेंगे, ट्रिपलेट ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें भी। ओबी स्क्वायर, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे, इसके बारे में बात करने की कोशिश करें ना अपन। पीबी को क्या लिखूं? पीबी को पीबी करूंगा ओबी स्क्वायर बटे 4, एबी स्क्वायर बटे 4, एबी बात खत्म। अब दोस्तों मैं चाह रहा हूं तुम एबी वाले ये एक साइड में कर दो, एबी वाले एक साइड में कर दो, तो एबी के बारे में लिखो, ऐसे लिखूंगा ओबी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर बटे 4 माइनस सीडी स्क्वायर बटे 4। कोई कंफ्यूजन आए तो मुझे बताओ, कोई बात में दिक्कत आए तो मुझे बताओ, जितना मैंने सवालों में हेरफेर किया है उस बात को मुझे बताओ। नहीं सर इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई, अरे बेटा बटा में 2 था ना, बटा में 2 था, ऐसा नहीं, जब स्क्वायर करेगा तो 4 नहीं हो जाएगा बेटा। अब ये चीज तुम्हें क्या दिख रही है? ओबी और ओडी ये क्या है? एक्चुअली ओबी है ना, ओबी ये बड़े वाले सर्किल की रेडियस थी, और बड़े वाले सर्किल की रेडियस तो ओएन भी है भाई, बड़े वाले सर्किल की रेडियस है वो ओबी है, और ओएन भी बड़े सर्किल की रेडियस है। तो मैं ओबी को अगर ओएन लिख दूं, आपको कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आपने कहा सर ओडी, ओडी छोटे वाले सर्किल की रेडियस है, इसको अगर मैं ओई कर दूं तुम्हें कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ सर ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई, हमें तो फिर ये भी पता लग गया, हमें तो फिर ये भी पता लग गया कि अगर कभी ओएन के स्क्वायर में से ओई का स्क्वायर घटाओगे तो ईएन का स्क्वायर आएगा। अरे ऊपर भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये वाली चीज सर ईएन स्क्वायर के बराबर आएगी। और ईएन क्या है? ईएन दोस्तों एमएन का बटा में 2 है, तो इसका मतलब ये बात जो है ना, ये एमएन स्क्वायर के बटा में 4 आ गई, एमएन के स्क्वायर के बटा में 4 आ गई। 4 सब में कॉमन लेकर कट जाएगा, और आपका कंक्लूजन आ गया एबी स्क्वायर बराबर सीडी स्क्वायर प्लस एमएन स्क्वायर। हमें पेपर में ये बात साबित नहीं करनी है, हमें पेपर में ये बात साबित नहीं करनी है, पर हमने आपको ये कंक्लूज करके बता दिया कि एक अगर इस प्रकार की आकृति बने, ऊपर एक टेंजेंट बने, ये एक फिक्स एज ए थ्योरम बना लीजिएगा, इसको एज ए फिक्स थ्योरम अपने माइंड में सेव रखना, कि अगर कोई फ्यूचर में इस प्रकार की जानकारी आती है तो डायरेक्ट इसको इंप्लीमेंट कर पाए, डायरेक्ट इस बात को हम साबित कर पाए। ये बात किसी के सामने आपको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं पड़नी चाहिए, यहां मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। इज इट फाइन? बहुत तरीके हैं सवाल करने के बेटा, बहुत तरीके हैं, आप जल्दी से जो काम कर पाए ना वो बढ़िया। अब सुनो, सीडी अगर पूरा बातों पता 32 था, तो ये लाइन आ गई 16, ये लाइन 16, ये लाइन 4 आ गई। अब इससे आप अगर ये लाइन x मान लोगे तब भी कुछ ज्ञात कर पाओगे, बड़ी लाइन ज्ञात कर पाओगे, लेकिन तब आपको दिक्कत क्या है ना, ये आपको 2 साइड के बारे में पता ही नहीं है प्रियांश, तब आपको बेटा बड़े सर्किल और छोटे सर्किल के बारे में ना, उनके बारे में पता नहीं है, तो आप 16 4 से तोड़कर बड़े वाले सर्किल की इस भुजा को ज्ञात नहीं कर सकते, इस भुजा को ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए सवाल बन नहीं पाएगा। ज्यादा बेहतर है कि आप डायरेक्ट ये तरीका पुट करें और डायरेक्ट इसे ट्राई करें। 17 नंबर सवाल कैसे बना, देखो सिर्फ मैं आपको बोल दूंगा कि इसको रट लेना, इसको रट लेना, तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको पता भी होनी चाहिए कि ये मतलब क्यों लिखा है मैंने, तो तिकड़म है, ज्योमेट्री में चीजों को लिखने का तरीका है, और कुछ नई बात नहीं है, बहुत आसान चीज है ये। पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु, समबाहु त्रिभुज के बारे में तो पता ही है, मतलब ये समबाहु तुम्हें कह रहे हैं ना, तो इन शॉर्ट तुमको ये कहना चाह रहा है भाई तीनों एंगल 60-60 डिग्री के हैं और तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, ठीक है। एसटी कितना है? 4, टीपी कितना है? 6, ये टीपी 6 है, इतना टीपी 6 है दोस्तों। ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर का बताओ क्षेत्रफल कब ज्ञात होगा? जब हमें इसका एरिया मिलेगा। भाई ट्रायंगल पी क्यू आर का, ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया कैसे ज्ञात होगा? जब तुम्हें इसका एरिया मिलना चाहिए तभी तो ज्ञात हो पाएगा। तो याद करना क्या करते हैं दोस्तों, हम ना इसको समझने के लिए इस भुजा को भी एक बार मिला देते हैं। ये लो, थोड़ा सवाल मैं जूम कर लेता हूं बढ़िया से,
मेरा टारगेट पता क्या है, मेरे को ना इस ट्रायंगल की साइड चाहिए। हम जो भी करना चाहते हैं, इस ट्रायंगल की साइड ज्ञात करना चाहते हैं। जैसे ही मैंने टी क्यू को मिलाया, अब बताओ ये बन गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये टी क्यू पी और टी, ये बन गया बच्चों एक चक्रीय चतुर्भुज। ये वाला कोण अगर 60 है तो क्या ये कोण 120 आएगा? ये कोण अगर 60 है तो सामने का कोण 120 आएगा क्या? और ये पूरा कोण 120 आ गया। ये पूरा कोण 120 आ गया। तुम्हें दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, टी पी क्यू और क्यू पी एस। देखो तुम्हें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, छोटा और बड़ा। इनमें देखो, एक तो मैं आपको बता रहा हूं, ट्रायंगल लिख देता हूं साइड में, तुम्हें थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं। ये लो, यहां देखो। एक तो आप ट्रायंगल पे बेटा फोकस करो, टी पी क्यू। तुम्हें ट्रायंगल टी पी क्यू में एक कोण दिख रहा है 120 का, एक कोण आपको पी कॉमन है। और ये ट्रायंगल मैं कह रहा हूं कॉमन बनेगा, ये ट्रायंगल सिमिलर बनेगा क्यू पी एस के। क्या बताओ ये सिमिलर बनना चाहिए क्या? हाँ, पी टी क्यू बोल दो, पी क्यू एस बोल दो, एक ही बात है। कैसे बना? देखो बेटा, ये पी एंगल तो इनमें कॉमन है, ये पी एंगल तो इनमें कॉमन है, तो तीसरा बचा हुआ कोण बराबर आएगा ये कोण, और इसका ये कोण इक्वल आएगा। ये बात हमने लगा दी। सर आपने इनमें सिमिलरिटी क्यों लगाई? क्योंकि मुझे इनमें भुजाओं के मान पता है ना, 4 और 6 पता है, 4 और 6 पता है। टारगेट क्या है? टारगेट मेरे को पी क्यू ज्ञात करना है। पी क्यू ज्ञात करना है तो आप देखो लॉजिक लगाओ, इसका टीपी, इसका क्यूपी बराबर इसका पी क्यू, यानी क्यूपी एक ही बात है, इसका पीएस, क्या यही बात आएगी? छोटे वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में सिमिलरिटी में चीजें मैंने आपको बड़ा लिखना बताया था। आपने कहा जी हाँ सर मैं याद है ये बात। तो टीपी का मतलब कितना है? 6। क्यूपी यानी पीक्यू जो भी है एक ही बात है, ये भी पीक्यू है। और पीएस कितना आएगा? 6 और 4 10। पीक्यू स्क्वायर का मतलब हो गया 60, 15 गुना 4 60 होते हैं। पीक्यू का मान आ गया 2√15। अगर मैं आपसे इस ट्रायंगल की भुजा पूछता, अगर मैं आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा पूछता, तो भुजा का मान 2√15 है, 2√15 है। लेकिन आपसे एरिया पूछ लिया, एरिया तो कोई नया काम थोड़ी कर दिया। √3/4 भुजा स्क्वायर 60 करना है, 60 से कटेगा 15 बार, तो 15√3 आपके सवाल का उत्तर बन गया। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द लॉजिक। एक बहुत ही प्यारा सवाल है जिसमें सर्किल की थ्योरम भी काम आई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पता लगना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के तिकड़म से सिमिलरिटी के जोड़ बेटा अंत तक काम आएंगे। अंत तक ज्योमेट्री पढ़ोगे ना तो सिमिलरिटी चलेगी, सिमिलरिटी काम आनी ही चाहिए। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी आपसे क्या कह रहा है? दिए गए चित्र में ट्रायंगल एबीसी इस प्रकार बनाया गया है कि रेखा AB को एक वृत्त को बिंदु पर स्पर्श करती है। AB एक टेंजेंट है, AB एक स्पर्श रेखा है, ओके, जिसकी त्रिज्या 10 है, रेडियस 10 है, ओके। BC वृत्त के केंद्र से जाती है, ओके। वृत्त की परिधि पर स्थित है बिंदु C। पॉइंट C लाइज ऑन सर्किल, बिंदु C है C वृत्त की परिधि पर स्थित है। BC का मान 36 है बेटा, पूरा BC 36 है, और AB 24 है। एक बात तो बताओ मुझे, बाकी बातें अपन करेंगे बाद में। ये इसकी अगर मैं लाइन को मिलाऊंगा तो आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। टेंजेंट है और रेडियस है, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। टेंजेंट का मतलब आपको ये 10 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है। तो ये देखो पूरी लाइन 36 थी। आप मुझे एक बात बताओ, 36 में से ये इतना सा 10 है, तो बाकी का OB 26 आएगा क्या? OB का मान 26 आएगा? OB का मान 26 आ गया सर, OB का मतलब 26 आ गया। हमारा सवाल बन गया, हमारा सवाल बन गया दोस्तों। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात है। आप मुझे एक बात बताना, राइट एंगल ट्रायंगल AOB में क्या तुम मुझे साइन थीटा बता पाओगे? क्या बनेगा साइन थीटा? साइन थीटा, ये वाला कौन थीटा पकड़ लीजिए, इस कोण को थीटा मान लेना। थीटा एंगल क्या होता है? साइन थीटा क्या बनेगा? तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 10/26 मतलब कि 5/13 ये बनेगा। अरे बोलो बोलो, 5/13 बनेगा। ट्रायंगल एबीसी का एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया, क्या आप लोग ये जानते हैं कि फॉर्मूला होता है 1/2 आसपास की भुजाएं, आसपास की भुजाएं AB गुणा BC मान लें, और इनके बीच का कोण साइन थीटा मान लें। ये किया था आपने, आसपास की भुजाएं और बीच का कोण पकड़ने में, बस हो गया काम बेटा। AB का मतलब मुझे पता है कितना है 24, BC का मतलब मुझे पता है कितना है 36, साइन थीटा का मतलब भी पता है 5/13 होता है। हो गया, ये कटेगा बेटा 12 बार, 36 गुणा 5 या 36 12 60, 2160/13 आना चाहिए। 13 एकम 13, 8 6,
13 छिका 78, 166 पॉइंट समथिंग बनेगा उत्तर डी वाला। 13 एकम 13, 8 6 8 0, देखो 166 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा। आप कैलकुलेशन पूरी मत करना, लेकिन इतनी सी बात आपको याद आनी चाहिए। जब स्टार्टिंग में तुमको ट्रायंगल के एरिया ज्ञात करने बताया, तब ये सवाल किया था हमने, तब ये बात कितना बेटा, देखो या तो तीनों भुजाएं पता होती, या तो तीनों भुजाएं पता होती, और या आप इस प्रकार डायरेक्ट ट्राई कर सकते हो, कोई भी दो भुजाएं पता हो, उनके बीच का कोण पता हो, तो आप एरिया ज्ञात कर सकते हैं 1/2 AB गुणा BC गुणा साइन थीटा। तो ये साइन बी है, एक्चुअली साइन बी का मतलब ज्ञात कर लिया आपने 60 डिग्री, सॉरी 5/13, और पुट करते ही उत्तर आ गया। प्रियंका बेटा सवाल को पढ़ो, दिया गया सवाल में साफ साफ, 26 कहां से आ गया? तुमको सवाल में साफ साफ दिया हुआ है, अगर इसकी रेडियस 10 है तो ये OC का मान 10 आएगा, और पूरी लाइन तुमको BC 36 दी गई है, तो 36 में से अगर ये 10 उड़ जाएगा तो बाकी का 26 ही तो बचेगा। अगर इसको एक्सटेंड करेंगे किसको बेटा, C से परपेंडिकुलर BA को एक्सटेंड करके, हाँ कर सकते हैं, पर लंबा पड़ेगा बेटा, लंबा पड़ेगा ना बेटा। उसमें आपको इसका डायरेक्ट इसकी जो डालोगे लंब, उसकी लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, सिमिलरिटी निकालोगे, तो ये वाला एरिया आपके लिए फालतू बन जाएगा बेटा, ये वाला एरिया आपके लिए फालतू बन जाएगा। अब ये इसको फिर तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, क्या मतलब की बात है बेटा, इसको एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनाओगे, क्या मतलब है, जब डायरेक्ट एक ही लाइन में उत्तर ज्ञात कर सकते हैं अपना, जब डायरेक्ट एक ही लाइन में आप उत्तर ज्ञात कर सकते हैं, फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड थोड़ी है। हाँ क्लियर? नहीं बेटा जूही, नहीं, नो। अच्छा आप कह रहे हैं AC का मान ज्ञात करना है, हाँ कर सकते हैं ना बेटा। आपको मैंने कॉस का नियम बताया था, कॉस रूल याद है, कॉस रूल। आपको दो भुजाएं पता है, बीच का कोण पता है, ये वाला कोण पता है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं बेटा कॉस रूल से। आपने साइन रूल किए थे, कॉस रूल किए थे, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 2 cos A बटा 2BC, आप उससे ज्ञात कर सकते हैं बेटा। क्या है ये, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, केंद्र O है, हिंदी में कई बार गूगल टाइप नहीं करता यार, कि जीवा AB को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है वृत्त पर इस प्रकार है कि PC एक स्पर्श रेखा है। अच्छा ये वही सवाल है, ये वही सवाल आ गया बेटा जो पहले आपने किया है। देखो एक आपके पास सर्किल है, इसकी कोई एक जीवा है AB, इसको P तक एक्सटेंड कर दिया और PC बना दिया आपने एक स्पर्श रेखा, यही कह रहे हैं क्या? AB को मैंने एक्सटेंड कर दिया P पर, और P से बना दी मैंने एक टेंजेंट ये वाली। AB का मतलब कितना है 4.9, BP का मतलब है 6.3, OP, O इसका केंद्र है O, OP का मतलब है 14, OP है बेटा ये वाला है 14। और कुछ दिया है? नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ। और पूछा गया वृत्त का परिमाप ज्ञात करें। बेटा बताओ वृत्त का परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको वृत्त की रेडियस ज्ञात करनी पड़ेगी। वृत्त का परिमाप अगर ज्ञात करना है तो क्या तुम्हें वृत्त की रेडियस ज्ञात करनी पड़ेगी? क्या तुम्हें वृत्त की रेडियस जरूरी है? बिना रेडियस के तो कैसे निकालेंगे बेटा, है भाई, मैथ्स है, चीजें आपस में कनेक्टेड है, पर ये थोड़ी ना कि कोई जुगाड़ लगाए बिना ज्ञात कर देंगे बेटा अपन। नहीं सर ऐसे तो कैसे आएगा। चलिए मैं इसको एक बार मिलाकर ये मान लेता हूं R है। हाँ कुछ भी ज्ञात कर लो आप, OB ज्ञात कर लो, OC ज्ञात कर लो, OA ज्ञात कर लो, ये सब क्या है, सब क्या है बेटा, सब एक ही तरीके में तो ज्ञात होंगी। अच्छा एक बात मुझे बता दीजिए, ये बिंदु P से एक तो जा रही है स्पर्श रेखा, बिंदु P से एक जा रही है छेदक रेखा, तो क्या आप ये कह सकते हैं CP का स्क्वायर जो बनेगा वो PB गुणा PA के बराबर बनेगा। CP का स्क्वायर बनेगा वो PB गुणा PA के बराबर बनेगा। तो CP का स्क्वायर क्या बन गया मेरे दोस्त, PB का मतलब है 6.3, और ये पूरा कितना बनेगा 6 4 10 11.2, 11.2। CP का मतलब ज्ञात करना है, रूट में आएगा। देखो रूट में चीजों को तोड़ लिया करो, मेरी बात समझना। ये 63 है, क्या मैं इसको 9 गुणा 7 लिख दूं? 112 है, 16 गुणा 7 लिख दूं, और बटा में 100 आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात तो हमें पता लग गई। 9 से बाहर कितना आएगा 3, इससे कितना आएगा 7, इससे कितना आएगा 4, 4 तिया 12 7 84, 8.4 आ गया जी सी का मान। पीसी का मान आ गया 8.4, और पीसी आते ही हमारे चेहरे पर एक बहुत जबरदस्त, एक बढ़िया प्रकार की स्माइल हमारे सामने दिख गई। आपको दिखी स्माइल क्या? अरे बोलो बोलो बोलो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक्चुअली ये वाला कोण 90 डिग्री था, ये वाला कोण 90 डिग्री था, स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री। तो ट्रायंगल OCP में मेरे को कर्ण पता है, लंब पता है, आधार ज्ञात करना है, ये मान लीजिए। तो बेटा ये बता दो मुझे R स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, क्या 14 का स्क्वायर माइनस 8.4 के स्क्वायर के बराबर आएगी? बताने की नीड तो नहीं है।
स्क्वायर अगर याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो ये काम कर सकते हैं, जोड़कर 22.4 घटाओगे घटाओगे तो 14 में से 8 गए 6, 5.6 ये बनेगा। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो रूट में अगर आप ये बात ज्ञात करोगे रूट में तो कितना आया? 11.2 आया क्या बेटा? चलिए ये आर तुमने ज्ञात कर लिया 11.2। वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मतलब है 11.2। लास्ट में काटोगे 1.6 बार कटेगा, 22 दूना 44, ये ऐसा मत करो, 22 गुणा 1.6 गुणा 2 3.2, ये बनेगा बच्चों 27 प्लस 5 27 माइनस 5, 27 का स्क्वायर 729, 5 का 25 704, 70.4 आंसर बन गया 70.4, उत्तर बनेगा डी। कैलकुलेशन आप जितनी तेज कर पाए, गुणा भाग जितने बढ़िया से कर पाए, उतना काम आपके लिए एक्सीलेंट है, उतना काम आपके लिए बढ़िया है, उतनी चीजों को ज्ञात कर पाओगे बढ़िया से। हो गया सॉल्व बेटा? किसी कोई सवाल में कोई आपत्ति, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट भाई? अच्छा अब तुम्हें मैं थोड़ा सा इसको समझने का तरीका बताऊं और बढ़िया से, मतलब कैलकुलेशन से देखो बचने का काम करते हैं। इस प्रकार की कैलकुलेशन मेरे को दिख रही है, मेरे को कैलकुलेशन ये दिख रही है ना बेटा, मैं क्या करता हूं कैलकुलेशन का जो थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। आपको वैल्यू कौन कौन सी दी हुई सवाल में? आपको सवाल में वैल्यू दी गई है। अरे बिटाना नहीं चाहिए ना, फिर बाद में बच्चों को दिक्कत आती है, कई बच्चे बाद में लिखते हैं ना, तो उनके लिए ये जरूरी है। चलो पढ़ा रहने दो इसको, कोई बात नहीं। वैसे ही सवाल को माइंड में कर लेते हैं अपन, सवाल को बिना लिखे वैसे ही कर लेते हैं। आपको सवाल में डेटा क्या क्या दिया हुआ बेटा? आपको सवाल में डेटा क्या क्या दिया हुआ है? 6.3 दिया था, 4.9 दिया था, 14 दिया था। तुम्हें दिख रहा है सारे नंबर 0.7 से कट रहे हैं, ये सारे नंबर 0.7 से कट रहे हैं। तुम एक काम करो, सबको 0.7 से काट लो। तुम एक बार सबको 0.7 से काट लो। 0.7 से काटोगे तो क्या ये वाला 7 बन जाएगा? 0.7 से भाग दोगे तो क्या ये वाला 9 बन जाएगा? 0.7 से काटोगे तो ये वाला 20 बन जाएगा। बोलो हाँ, अरे बोलो बोलो बोलो। 0.7 से, अब देखो मैं इस पर लगा रहा हूं सीपी ज्ञात करना, ये सीपी ज्ञात करना चाह रहा हूं। तो अब नियम हो गया 9 गुणा 16, अरे 9 और ये 16 रूट लूंगा बेटा तो क्या 12 बन गया? 12, ये 12 बन गया। ये 20 है, ये 12 है दोस्तों। अरे ये 20 है, ये 12 है, बात समझ में आ रही है? ट्रिपलेट दिख रहा है, 20 है, यानी ये 5 का 4 गुणा ये 16 बनेगा। सर हाँ 12 16 20 होता है, लेकिन आपने स्टार्टिंग में 0.7 से डिवाइड किया था, तो लास्ट में एक बार 0.7 से गुणा करोगे तभी फाइनल रेडियस आएगी। रेडियस आ गई 11.2, खत्म बात। अगर तुम्हें नंबर इस प्रकार के दिए जाते हैं और आप उन्हें तेज करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में अगर वो नंबर किसी एक नंबर से कट पा रहे हैं, स्टार्टिंग में नंबर किसी एक नंबर से कट पा रहे हैं तो उनको काट लीजिए। अगर मान लो डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, अब एग्जामिनर ने तुमको ये जानबूझकर 4.9 जानबूझकर 6.2 ये दिया था, अगर मैं स्टार्टिंग में इनको 0.7 से डिवाइड कर लेता हूं तो लास्ट में 0.7 से गुणा करना भूलिएगा मत। ये बात देखो, मैं इसको आपको सेकेंडरी मैंने तो बताया कि आपको बेसिक तरीका आना चाहिए, लेकिन 0.7 से आपको लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, ये बात आपके माइंड से स्किप नहीं होनी चाहिए। फाइन। ये सवाल तुमने पिछली क्लास में किया था, कितना आंसर आया? 6 आंसर आया था क्या? इसका बच्चों लॉजिक बड़ा आसान था। इसका कारण क्या था कि अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्किल बनता है ना, तो आमने सामने की भुजाओं का योग हमेशा बराबर बनता है। आप ये कहोगे ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी, बस। अब ये एक्स एक्स की वैल्यू पुट करनी है और कर लेना। कितना आंसर आया था इसका? 6। अब ये मुझे बताने की नीड नहीं है, मैं समझता हूं ये आपने कर लिया होगा। एक वृत्त चतुर्भुज ए बी बी सी सी डी और एडी को पी क्यू आर एस पे अंतः स्पर्श करता है, यानी बात वही है बेटा। अरे बताओ सेम कहानी है क्या? एक वृत्त है ना, वृत्त ये क्वाड्रिलेटरल की साइड को बेटा अंतः स्पर्श करता है, अंतः स्पर्श। तो अंतः स्पर्श के लिए बना दो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है बात की, कैसी भुजाएं बना दो, क्या फर्क पड़ता है अपने को, हमें तो नियम समझना है। ए बी सी डी, ए बी को टच कर रहा है पी पर, बीसी को क्यू पर, डीसी सी डी को आर पर, और इसे कर रहा है एस पर। बीपी 4 है, कहां है बीपी? ये बीपी 4 है, सीडी का मतलब 6 है। एक बात बताइए, बीपी अगर 4 है तो बीक्यू भी 4 आएगा?
BC कितना है 7, BC 7 है, BC 7 है, तो ये वाला 3 बनेगा, ये ऊपर वाला भी 3 बनेगा। पूरा CD 6 है तो ये भी 3 बनेगा और ये भी 3 बनेगा। DC की लंबाई कितनी है? नहीं यार गलत हो गया तो। अच्छा SD दिया है, SD दिया दोस्तों, SD दिया, माफ कीजिएगा, SD दिया है, ये SD दिया है, SD 6 है तो ये भी 6 है। CD की लंबाई कितनी आ गई? 9 आ गई बेटा, 9 आंसर आ गया, खत्म बात। तेईस नंबर सवाल आपने ट्राई किया। एक वृत्त को चतुर्भुज में अंकित किया गया इस प्रकार में एंगल B 90 डिग्री का है, यानी एंगल B ऐसा बनाइएगा कि 90 डिग्री का होना चाहिए। और ये है दोस्तों आपका एक प्यारा सा क्वाड्रिलेटरल। कैसे ही बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि आपका क्वाड्रिलेटरल सुंदर सा हो, जो बात बोले वो बात पूरी होनी चाहिए, खत्म। A B C और D, ABCD को क्रमशः PQRS पे टच करता है, BCCD और ये टच कर दिया, एंगल B कितना है? 90 डिग्री। ओके, AD 24 है बेटा, पूरा पूरा AD 24 है, AB 27 है, AB का मतलब 27 है, AD का मतलब 24 है, DR का मतलब 6 है बच्चों, DR का मतलब 6 है तो SD का मतलब भी 6, इसका मतलब ये 18 तो ये भी 18, ये वाली साइड 9 तो ये वाली साइड भी 9 आ गई, ये वाली साइड भी 9 आ गई क्या? और ये इस वृत्त का केंद्र आ गया, ये इस सर्किल का केंद्र आ गया, दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर। ये लास्ट में ना पाई था, पाई, ये पाई थे लास्ट में, पाई। इसके उत्तर ऐसे थे 15 पाई, 12 पाई, 13 पाई, 21 पाई, पाई में आंसर चाहिए। प्रियांश कहां हो तुम? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। 121 नहीं था, ये पाई की बात थी। सुनो बेटा, मुझे देखो वृत्त की परिधि चाहिए तो रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर मैं इनको मिलाऊंगा बेटा तो ये कोने में एक स्क्वायर बन गया क्या? ये कोने में एक वर्ग बन गया, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये भुजा 9, ये भुजा 9, ये भी 9, ये भी 9, बस क्यूट सा बन गया। रेडियस आ गई 9 और परिधि होती है 2 पाई r, 2 गुणा पाई गुणा 9, 18 पाई तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया, पाई। आजकल गलतियां हो रही है बेटा, टाइपिस्ट नहीं है ना, क्या करें, हम ही सारा काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है ना चाहते हुए भी। मैं इन्हें गूगल से कन्वर्ट करता हूं, तो कई बार वो ट्रांसलेट में पाई वाई के साइन लेकर नहीं आता। ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC का अंतःवृत्त भुजा AB, BC और AC को PQR पे छूता है, यानी कि एक सर्किल है ना, ये एक ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तीनों भुजाओं के अंदर है। A B C तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, कहां कहां पे? PQR पे। एक सेकंड, PQR, ठीक है। BP का मतलब कितना है? 4 और AC कितना है? 5। एक बात बताइए, BP का मतलब 4 है, BP कितना है? 4, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। AC कितना है? 5, AC कितना है? 5। AC अगर 5 है, AC अगर 5 है तो इसका पूरा पूरा पेरीमीटर कितना आ गया? 18 बन गया बेटा, 18 बन गया। अरे क्या बताओ, 18 बन गया क्या? नहीं है समझ में आपको? तुम्हें 18 समझ में नहीं आया? साक्षी बेटा आपने नया ज्वाइन करा, आपको बिल्कुल ही नहीं आएगा, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ मेरी, एक बात बताओ, ये जो लाइन QC है, ये जो QC लाइन है, QC, क्या ये RC के बराबर आएगा? क्या ये RC के बराबर आएगा? ये दोनों बराबर होंगे?
और ये जो एपी है, एपी क्या ये एआर के बराबर आएगा? हाँ। तो मैं अगर मैं दोस्तों आपसे एपी और क्यूसी का जोड़ पूछूं, मैं तुमसे एपी और क्यूसी का जोड़ पूछूं, तुम कहना गुरुजी मैं एपी को एआर कह सकता हूं, क्यूसी को मैं आरसी कह सकता हूं, क्या इनका जोड़ भी तो 5 ही आएगा? कुल मिलाकर ये जो पूरी लाइन है ना, ये क्यूसी और इनके बराबर है। तो आपको इस पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर ज्ञात करना था। ये भुजा 5, इन दोनों का जोड़ 5 10 और 8 ये हो गया 18, 8 ये हो गया 18। ये टेंजेंट वाली थ्योरम्स हैं, ऐसे यूज करनी है। अब समझ में आ गया? अरे अब समझ में आ गया क्या? ये तुम्हें एक्स वाई लिखकर बताऊं? ये साइड जो 5 दी है ना, इसका तुम्हें पर्पस था कि एपी और क्यूसी का जो जोड़ है ना, एपी और क्यूसी का जोड़ है ना, वो एसी के बराबर आएगा दोस्तों। खत्म बात। 18 उत्तर आ गया, खत्म। जैसा आपने सवाल किया, लगभग सेम प्रकार का सवाल है। जैसा आपने अभी सवाल किया ना, लगभग सेम प्रकार का सवाल है। इसको भी समझना, ये सारे सवाल चल रहे हैं टेंजेंट वाले। ये सारे सवाल चल रहे हैं टेंजेंट वाले। टेंजेंट के बारे में सबको पता लग गया कि टेंजेंट में सर आप कहना क्या चाहते हो। इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया। यार ये अपना जो, अब ठीक है, नहीं तो सवाल में घुस गया था वो। भुजाओं को एबी को बीसी को और एसी को पीसी क्यूआर पे टच कर रहा है। एबी माइनस बीसी का मतलब 4 है। एबी माइनस बीसी का मतलब 4 है। एबी माइनस एसी का मतलब 2 है। एबी माइनस एसी का मतलब 2 है। एबीसी का परिमाप 32 है। एबीसी का परिमाप 32 है। एबीसी का परिमाप क्या है? 32 है। दोस्तों देखो, एक बार समझने के लिए काम करते हैं। एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड मान लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को आप मान सकते हैं। ये बताओ मुझे, अगर मैं ए बी माइनस बीसी करता, ए बी माइनस बीसी करता, तो एक्स माइनस जेड तुमको 4 दिया हुआ है क्या? एक्स माइनस जेड तुमको 4 दिया हुआ है क्या? अरे ये एक्स और जेड का डिफरेंस तो दिया है। ए बी में से अगर मैं बीसी घटाऊंगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड करूंगा, ये तो बचेगा, वाई तो कट जाएगा। और ए बी में से ए सी घटाऊंगा, तो अब वाई माइनस जेड तुमको दिया हुआ है, वाई माइनस जेड तुमको दिया हुआ है 2। ट्रायंगल एबीसी का परिमाप क्या है? ट्रायंगल एबीसी का परिमाप है 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 32। पूछा क्या तुमसे? पीबी, पीबी का मतलब y, ए आर का मतलब x, ये पूछा है। तो इन तीनों को जोड़ दूं क्या? अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो 2z, z और z कट जाएगा, यहां से बचेगा तो 3, 32 4 36 2 38। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 38/3। यही आपके सवाल का उत्तर है। यही आपकी बात का आंसर है बच्चे, कुछ और नहीं करना है, कुछ और नहीं करना है। सफिशिएंट है भाई रोशन, सफिशिएंट है, मैक्सिमम बातें सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो पाएगा? चलिए, इस शीट का एक आखिरी सवाल है, फिर उसके बाद में आज सर्किल की नई शीट को स्टार्ट करेंगे। आज एक नया काम शुरू करने वाले हैं इसके बाद दोस्तों। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, सीधी सी बात है, एक सर्किल के अंदर है बेटा, एक सर्किल के अंदर है। चक्रीय समझते ही समझ गए, एक साइक्लिक है। शीट भी दे देंगे बेटा, काहे चिंता करते हैं। ये मैंने एक मान लिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, कैसा ही मान लिया करो, आड़ा टेढ़ा जो तुम्हारा मन करे मान लिया करो। माफ कीजिएगा, इसका नाम PQRS है। हाँ बेटा, कल इस बैच की आखिरी क्लास है सर्किल की, बस एक कहानी बची है, वो जीवाओं की लंबाई ज्ञात करना, और वो सब बचा, वो सब कल कर लेंगे अपन, आज ही कर लेंगे इसको। PQ है 14.4, PQ है 14.4, QR है 12.8, 12.8, SR है 9.6, SR है 9.6। PROS को समद्विभाजित करता है बेटा, जो PR है ना, PR ये है PR, ये OS को, सॉरी OS को नहीं, QS को आएगा, QS को, ये QS को समद्विभाजित करता है, ये समद्विभाजित करता है, दो इक्वल इक्वल पार्ट में इसको तोड़ता है, ये मान लो। तो आपसे PS की लंबाई पूछी है बेटा, आपसे PS की लंबाई पूछी है, कुछ मत करना, इससे आसान सवाल कोई हो ही नहीं सकता, इससे आसान सवाल बेटा कोई हो ही नहीं सकता, इससे इजी बात कोई हो ही नहीं सकती है। सवाल में तुम्हें बड़ा ही छोटा सा, बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही मासूम सा काम करना है। इस PS की लाइन की लंबाई कोई बता पाएगा आप में से मुझे?
ये लाइन के दो इक्वल इक्वल भाग हो रहे हैं ना, इसके दो इक्वल इक्वल भाग हो रहे हैं, तो आप कहना सर आसपास की भुजाएं इसके कौन सी हैं? इसके एक साइड की भुजाएं हैं x गुना 14.4 और एक साइड की भुजाएं हैं 9.6 गुना 12.8। x की वैल्यू आएगी 9.6 गुना 12.8 बटे में 14.4। ये आ गया आपके सामने। अगर मैं इसको 16 से काट लूं क्या? 16 से काटूंगा तो 16 निमा 144, 16 छिक्का 96, 2 और 3, 48 से काट लो, मान लो 48 से कटेगा 2 और 3 बार, 2 और 3 बार कट गया, तो इसका उत्तर तो लगभग आएगा, पॉइंटों में पूरा नहीं आएगा यार, पॉइंटों में आएगा 12 दूनी 24, 128 का दुगना 25.6 बटा में 3, नहीं बटा में 3 नहीं आएगा यार, क्या कर दिया, रुको 1 मिनट। सवाल लिखा ठीक है, किस किस लाइन को कर रहा है बाइसेक्ट? ये पी क्यू दिया है, क्यू आर दिया है, पी क्यू दिया है, क्यू आर दिया है और एस आर दिया है। इफ पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, पी आर ने क्यू एस को बाइसेक्ट किया है, पी आर ने क्यू एस को बाइसेक्ट किया है, तो इसके आजू बाजू का मल्टीप्लाई इनके आजू बाजू के मल्टीप्लाई के इक्वल बनेगा, इनके आजू बाजू के मल्टीप्लाई के इक्वल बनेगा। ये हो गया 9.6 और ये हो गया 12.8। 9.6 और 12.8। देखिए बेटा एक बात सुनिएगा मेरी, इसका कंसेप्ट ये था कि इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल इसको मान लो ओ पे काटते हैं बेटा, इन दोनों का बताओ, इन दोनों का एरिया बराबर आएगा क्या? जहां मैंने एक एक लिखा है, जहां मैंने एक एक लिखा है, जहां मैंने एक एक लिखा है, इन दोनों का एरिया बराबर आएगा। क्यों आएगा? बेस इक्वल है ना, तो ये सीवियर ने इक्वल बांटा होगा। अच्छा इधर वाले ट्रायंगल एस आर क्यू में देखो, एस आर क्यू में यानी ये आधा एरिया 2, तो इसका एरिया भी 2 ही तो आएगा। हाँ, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ट्रायंगल पी एस आर का एरिया बराबर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के एरिया के। हाँ ये कहानी बनेगी, हमने इसको उल्टा कर दिया था, ठीक है। इस लाइन के बाइसेक्ट के आजू बाजू का लेना है, 9.6 का और x का लेना, ठीक है। पीएसआर और पीक्यूआर का एरिया बराबर आएगा, पीएसआर और इसका एरिया बराबर आएगा। इसका एरिया कैसे निकालें? 1/2 गुणा पीएस गुणा एस आर गुणा साइन थीटा, ये वाला एंगल थीटा मान लो एक बार के लिए। इसका एरिया बनेगा 1/2 गुणा पी क्यू गुणा क्यू आर गुणा, बेटा इसके गुणा में भी साइन थीटा आएगा क्या भाई? ये एंगल बनेगा 180 माइनस थीटा। तो 100 साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, सेम होते हैं। तो यहां से साइन और साइन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो कंक्लूजन आ गया पी एस गुणा एस आर बराबर पी क्यू गुणा क्यू आर। यानी कि लॉजिक ये था कि जो बाइसेक्ट हो रहा है ना, इसके आजू बाजू का मल्टीप्लाई सामने वाले के आजू बाजू के मल्टीप्लाई के बराबर बनेगा। पीएस मुझे पता नहीं है, एसआर का मतलब 9.6, पीक्यू मुझे पता है 14.4 है और ये 12.8 है। इसे कॉल कीजिएगा 48 दूना और ये 48 तिया, 2 से कटेगा 6.4 टाइम, एक्स आ गया जी 19.2। ये उत्तर बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बाइसेक्ट करने वाले के आजू बाजू का, बाइसेक्ट करने वाले के लेफ्ट राइट का आजू बाजू का मल्टीप्लाई सामने वाले के आजू बाजू के मल्टीप्लाई के इक्वल है। इक्वल क्यों होता है उसका कारण भी आपने पढ़ लिया, उसकी बात भी आपने कर ली है। ये बच्चों आपकी सेकंड नंबर की शीट हो गई कंप्लीट है, 2 नंबर की शीट आपने पूरी पढ़ ली है। क्या आपको क्लियर हो गया ये? चलिए अब 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं बेटा, उसके बाद अपन सर्किल की 3 नंबर शीट को पढ़ेंगे। 3 नंबर शीट के सवाल जो बनते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। बस एक छोटी सी कहानी है, इसको समझते हैं एक ब्रेक के बाद में, 5 मिनट के बाद में।
हाँ बेटा खुशी, क्या आतंक मचाइएगा? मैं देख रहा था बैठकर कौन कौन आतंक मचा रहा है। कह चैट ऑन है, आतंक मचा लो। मैं भी इंतजार कर रहा था, बम बम फोड़ रहे थे तुम लोग हैं। सुनिएगा बेटा, सर्किल की आपकी शीट नंबर 3 अब स्टार्ट हो चुकी है। देखिए इसमें हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ बातें पढ़ने वाले हैं। ये कुछ बातें तो आप पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ी बहुत बातें तो पहले पढ़ चुके हैं और उन्हीं का इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि नए कंसेप्ट नहीं आएंगे, नए कंसेप्ट भी आएंगे दोस्तों। लेकिन आपको मैंने शायद ये बात पहले बताई थी ट्रायंगल एक सर्किल में, कि अगर मान लो कोई दो जीवाएं अगर एक सर्किल के अंदर कहीं ना कहीं आपस में कटती हैं, मान लो ये पॉइंट पी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसका नियम क्या था बच्चों? पीए बराबर पीए गुणा पीबी बराबर पीडी गुणा पीसी। ऐसा होता है क्या? अरे बोलो। अच्छा एक बात नहीं लगाएंगे प्रिंसी, उसमें उसमें मेरे पास डायगोनल के मान थोड़ी हैं, भुजाओं के मान हैं, डायगोनल थोड़ी है उसमें। अगर डायगोनल होते तो बात करते हैं बेटा। अगर कोई दो जीवाएं बाहर कटती हैं, ये दो कोड हैं, इनका नाम है ए बी सी डी, और ये बाहर कट रही है पी पर, तो क्या करोगे? पी से लेकर बी तक, पी से लेकर ए तक, पी से लेकर डी तक, पी से लेकर सी तक, इनकी दूरी को आपने ये इक्वल करना है। पी से लेकर बी तक, से लेकर ए तक, पी से लेकर डी तक, पी से लेकर सी तक, पी से सारे पॉइंट पर जाना है बेटा आपने। और तीसरा आपने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नियम सीखा था, कई जगह इसको आपने इंप्लीमेंट भी कर लिया है, कि एक तो अगर तुम बनाओ टेंजेंट ये वाली ऐसे, और एक बनाओ ऐसी सीकेंट लाइन छेदक रेखा, ये पीए है, ये पीबी है और ये पीसी है, तो नियम क्या था? पी ए स्क्वायर बराबर पीबी गुणा पीसी। ध्यान रखना, पी ए का स्क्वायर है, पी से शुरू करना है बी तक, पी से शुरू करना है सी तक। ये आपस में हमेशा 3 नियम है। नियमों के बारे में आप सबको जानकारी है बेटा अच्छे से। तो चलिए कुछ हल्के फुल्के सवाल है, मुझे करके बताइएगा। कुछ हल्के फुल्के सवाल हैं, आगे बताइए करके क्या कहानी है सवाल में। एक वृत्त में दो जीवाएं हैं दोस्तों, पी क्यू और टी एस। देखिए अगर ये तुमसे पी क्यू और टी एस कह रहे हैं ना, आगे बढ़ाने पर बिंदु आर पर मिलती हैं, तो आप भी सेम काम करना, पी क्यू और टी एस लिखना। टी एस कहीं एस टी मत कर देना, मामला बिगड़ जाएगा। अगर ये टी एस को एक्सटेंड कर रहा है, पी एस को बढ़ा रहा है, तो टी एस ही बढ़ाइएगा, एस टी मत कर दीजिएगा, बंटा धार हो जाएगा। आर क्यू आ गया 14.4, पी क्यू आ गया 11.2, एस आर आ गया 12.8। इस लाइन की लंबाई ज्ञात करनी है, कर लोगे क्या? अरे बोलो बोलो बोलो। बहुत बढ़िया। देखिए एक बात बताइए, एक बात बताइए, तुम्हें इस सवाल में सारे 16 के दिख रहे हैं मल्टीपल? ये 16 गुना 7 है, ये 16 गुना 8 है, ये 16 गुना 9 है ना? तो एक काम करते हैं, एक बार के लिए इसको मैं 1.6 से काट लेता हूं। एक बार अपने सवाल को 1.6 से काट लेता हूं, तो ये वाला मान 7 हो गया, ये वाला मान 9 हो गया, ये वाला मान 8 हो गया। क्या मैं ठीक कह रहा हूं बेटा? क्या मैं ठीक कह रहा हूं जी? तो आपका रिजल्ट बनेगा 9 गुना 16 बराबर 8 गुना आरटी। आरटी का मतलब आ गया 18, 18 का मतलब ये बच गया 10, 10 का मतलब 1.6 से गुणा करोगे, उत्तर आ गया 16। कैलकुलेशन बची क्या? कैलकुलेशन बची क्या भाई? जो आदमी इस प्रकार में सवाल नहीं करेगा, वो बेसिक से जाएगा तो उत्तर बनेगा। उत्तर देखो सेम है, 14.4 का मल्टीप्लाई इनसे करोगे तो 25.6 करना पड़ेगा, बराबर 12.8 का मल्टीप्लाई तुम करोगे आरटी से, तो ये पूरा पूरा 2 बार कटेगा, और आरटी का मतलब हो गया 28.28। 8 ये 12.8 है, तो 16 बच गया, बात सेम है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट में बात पता लगनी चाहिए, कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। डेटा तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो ही जाता है बेटा। इसमें वो नियम काम आएगा, एक स्पर्श रेखा वाला। जब तुम सवालों को 3-4 बार पढ़ लोगे ना, तो डायग्राम बनाने की आदत तुम्हारी बंद हो जाएगी। एक सीकेंट है, एक टेंजेंट है, ऐसा ही है क्या? जीवा ए बी को आपने पी तक बढ़ाया, पीसी इसकी स्पर्श रेखा है, पीसी का मतलब 18, पीबी का मतलब 15, तो ए बी का मतलब पूछा है, तो 18 के स्क्वायर में बटा 15 करोगे तो क्या ए बी का मतलब आ जाएगा? ए बी नहीं आएगा, माफ कीजिएगा, पूरा आएगा, पूरा मतलब एपी आएगा, एपी 324 बटा 15, 15 दूनी 30, 2 4, 15 एकम 15, 9 15 छिका 90, ये 6.6 उत्तर बन गया बेटा, खत्म। कितने आसान आसान सवाल है ना, कितने आसान आसान सवाल है बेटा ये।
हाँ सर, ये बड़ी मजेदार चीजें हैं, पेपर में ऐसी आ जाए तो मजा आ जाए। पेपर में ऐसा ही सवाल बनेगा, पेपर में ऐसा ही सवाल बनेगा दोस्तों। ये सवाल बहुत आते हैं, इस प्रकार के डायरेक्ट थ्योरम वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ए बी एक डायमीटर है। बेटा पहले आपको जितनी ज्योमेट्री आती थी या पहले जितनी पढ़ी थी और अब आप जितनी सीख चुके हो, क्या आपको लगता है कि थोड़ा बहुत अब लेवल में इंप्रूवमेंट हुआ है? तुम सवालों को ट्राई कर सकते हो, एटलीस्ट उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। सवाल देखकर ऐसे डर नहीं लगेगा कि हाँ इसमें क्या करूं, इसमें क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। उसमें आपका मन करेगा कि कुछ बनाता हूं यार, कोई गुणा करता हूं, भाग करता हूं, दाएं बाएं करता हूं, कोई ना कोई बात बनेगी। और ये जरूरी है, मॉक में से 4 से 2 तो आराम से बनना है। बहुत खुशी। अभी अगर इन पे थोड़ा वर्कआउट और करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर के सवाल करोगे, तो आपको लगेगा कि अब सारे सवाल हम कर पाते हैं। मतलब 80-90% क्वेश्चंस आप इजीली अप्रोच कर पाओगे। ए बी एक डायमीटर है, सी डी एक जीवा है। बेटा जो आगे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं पॉइंट पी पर मिलते हैं, थोड़ा ज्यादा झुका लो ताकि मिला पाए जल्दी से इनको। ये मैंने आगे बढ़ाकर सी डी को और ए बी को आगे मिलाकर पी पर मिला दिया। पीडी 15.3 है, ये इतना सा 15.3 है। सीडी 11.9 है, ये 30.6 है। 30.6 क्या एपी? अच्छा एपी है पूरा पूरा 30.6। तो आपको क्या चाहिए? आपको पीबी का मान चाहिए, पीबी। तो यही तो वो सिंपल तरीका हो गया भाई, 15.3 गुणा में इन दोनों का जोड़ कितना आएगा? 15, 11, 26, 27.2 बटा में 30.6। तो ये वाली चीज बताओ पीबी के बराबर आ जाएगी क्या? अरे बताओ, ये वाली चीज है, ये पीबी के बराबर आ जाएगी क्या? बस पीबी आ जाएगा तो ये भी ज्ञात कर पाएंगे। ये पूरा पूरा 2 बार कट रहा है और ये पूरा पूरा 272 113.6 बार कटेगा, यानी पीबी की वैल्यू आ गई 13.6। ये अगर 13.6 तो ए बी आ गया 27। ए बी इसका डायमीटर है, ए बी एक व्यास है 17, माफ कीजिए 27, 17, 17 ए बी आ जाएगा 17 और रेडियस पूछेगा तो 8.5 उत्तर बन जाएगा। 8.5 को कंफर्म कर दीजिए, 8.5 इज द राइट आंसर। 3 नंबर सवाल तुम्हें समझ में आया? अच्छा एक सवाल तुम मुझे करके बताओ बढ़िया सा, एक सवाल तुम मुझे करके बताओ बढ़िया सा। इस बार थोड़ा सा लेवल अपन और ऊपर कर लेते हैं। ये बच्चों एक सर्किल है, सर्किल बनाओ छोटा सा। इतना बड़ा क्यों बनाते हैं, महंगा पड़ेगा, फालतू में पैसे लगते हैं, एक आकृति बनाने के लगते हैं हमारे 100 रुपए। दोस्तों इसका डायमीटर है ए बी और वृत्त का केंद्र है ओ। सीडी जीवा को आगे बढ़ाया, ये पी पर मिल गई। ये 2 जीवाओं वाला नियम काम बनेगा, 2 जीवाओं वाला नियम काम आएगा। दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं, सीडी की वैल्यू आपको सवाल में दे दी 7.2 सेंटीमीटर। आपको मैंने पीडी पीडी मान लो दे दिया है 7.2 और ये मान लें अपन, मैं 2 ताकि 11.2 12 मान लो, चलो कोई बात नहीं। और ओपी ओपी 16.8 है, तो आप ए बी का मान ज्ञात करो। अब बताओ बात बन रही है क्या? ओपी वृत्त का केंद्र है, सीडी दिया हुआ है, पीडी दिया हुआ है और ओपी दे दिया। अब ज्ञात कर सकते हैं। अब बताओ आप में से कितने बच्चे हैं जो इस बात को समझ पा रहे हैं? कोई आप में से बात को समझ पा रहा है क्या? सीडी की वैल्यू कितनी है? 7.2। पीडी है दोस्तों 12। ओपी देखो, ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस है 16.8। अब बेटा दिक्कत पता है क्या हो गई? दिक्कत पता है क्या हो गई? हमें एक तो पीबी चाहिए होता है, एक पीए चाहिए होता है। इसने दोनों ही नहीं बताई। तो इसमें नहीं, टाइम टूम तुम कहां लोगे, टाइम टूम तुम कहां लोगे? ये ओए इसकी रेडियस है क्या? ओए इसकी रेडियस है क्या? बहुत बढ़िया। आप ये कहना सर, तरीका हम जानते हैं, पीडी गुणा पीसी होता है, ये पीबी गुणा पीए के बराबर होता है। तो पीडी का मतलब मेरे को पता है 12, पीसी का मतलब मेरे को पता है 19.2, पीबी का मतलब क्या 16.8 माइनस आर, और ये वाला 16.8 प्लस आर बनेगा क्या? बताओ भाई, ये इतना सा 16.8 में से आर माइनस कर लो, ये आर लो। तो ये वाली चीज क्या बन गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16.8 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, और ये बन गई 12 गुणा 9.2।
तो जनाब 16.8 गुणा 16.8 बटे में 12 गुणा 19.2 बराबर में आ गया आर स्क्वायर। नहीं रे नहीं रे नहीं रे, माइनस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा रे। आर स्क्वायर प्लस 12 गुणा 9.2 19.2 ऐसा ही बनेगा। अरे बोलो बोलो बोलो। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी? आर स्क्वायर की 16.8 गुणा में 16.8 माइनस 12 गुणा 19.2। कैलकुलेशन को ट्राई कीजिए, कितना बड़ा काम हो गया, कितना बड़ा काम हो गया। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतना सारा आपको टाइम जाया करना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूं इतना सब मत करो ना यार, इतना सब मत करो ना, आप थोड़ा डेटा को समझने का प्रयास किया करो। अब देखो ये सवाल तुम्हारे 2-3 खा जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, 2-3 मिनट खा जाएगा, पता नहीं चलेगा। सीपीओ के पेपर में पूछा हुआ सवाल है ये, सॉरी सीजीएल 2018 का सवाल है ये। हाँ 12 से नहीं 1.2 से काट लो। सारे नंबर देखो 1.2 से कट पा रहे हैं, 1.2 से 1.2 से काटोगे ये 6 मान ले, 1.2 से काटोगे 10 मान ले, या एक काम करो ना और इजी करो, 2.4 से काटो, 2.4 से 2.4 से काट लो और कहानी आसान हो जाएगी। 2.4 से काटोगे 3 बार, 2.4 से काटोगे 5 बार, 2.4 से काटोगे 7 बार। ये लो जी, इतना सा काम हो गया सर। पीडी का मतलब कितना है? 5। पीसी का मतलब कितना है? 5 और 3 8। पीबी का मतलब कितना हो गया? 7 माइनस आर, और ये हो गया 7 प्लस आर। कितना आसान बन गया, ओ माय गॉड। ये 40 प्लस माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू 9, आर का मतलब आ गया 3, लेकिन 3 है, आर आएगा लास्ट में 2.4 से मल्टीप्लाई करके, आर आ जाएगा 7.2, और ए बी कितना आ गया बच्चे? 14.4। तरीका वही है, तरीका वही है, मैंने काम सेम किया है बच्चे, लेकिन ये ध्यान रखना है लिया हमने नंबर को स्टार्टिंग में काट लिया। तो ऐसा कोई सवाल तुम्हें पेपर में दिखे और कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स लगे, कैलकुलेशन बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी लगे ना, तो आप ये जान लीजिएगा कि हमें इसमें कोई नंबर स्टार्टिंग में अगर कट पा रहे तो काट लेना चाहिए। कईयों को लगेगा सर स्टार्टिंग में नंबर 9 कटे तो पूरा करना ही पड़ेगा, फिर तो कोई इलाज ही नहीं है, फिर तो सवाल पूरा आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो शॉर्ट बन पा रहा है, अगर वो इजी हो पा रहा है बेटा, फिर तो आसान करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना तुम्हें। 4 नंबर सवाल देखिएगा क्या है। diameter AB of a circle with center O is produced to point P such that PO बराबर 16.8, PQR is a secant which intersect the circle at point R such that PQ इतना PR इतना है, length of AB। वही सवाल है बेटा ये वही सवाल आ गया। PO 16.8, PQR ये 12 है, और ये दोस्तों 19.2 है, तो कुल मिलाकर सेम कहानी है। उसमें 7.2 आया था, इन्होंने 19 पॉइंट दे दिया, बात सेम है। आपके सवाल का उत्तर आ गया 14.4। 4 नंबर सवाल तुम्हें मिल गया फ्री में, तुम्हें ये बात देखकर बहुत खुश होना चाहिए। ये देखो पेपर में जब ऐसे सवाल आते हैं ना, तो बच्चा इनको देखकर बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फील करता है कि सर ये क्या है। आसान है, आसान है, आसान है। क्या है? वृत्त की त्रिज्या पूछी है, तो त्रिज्या ज्ञात करने में क्या बुराई है, कर लेंगे अपन। सबसे पहले आप मुझे बताओ, आपको टेंजेंट सीकेंट नियम दिख रहा है? ये वाली साइड जो x का मतलब है x, क्या तुम x को बेटा ज्ञात कर पाओगे? x का मतलब 5 आएगा क्या? अरे इसका स्क्वायर 36 बराबर 4 गुणा पीबी, तो पीबी का मतलब 9 आएगा, यानी ये लाइन 5 आएगी। पूरा पीबी, मेरे को तो पीबी चाहिए ना, पीबी का मतलब 9 आ गया, कहने का मतलब ये है। अब ट्रायंगल पीटीबी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल पीटीबी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे अजीज दोस्तों ये बात तुम्हें पता है कि कर्ण की भूमिका 9 दी गई है, ये 6 दिया हुआ है, तो 81 माइनस 36 रूट करेंगे, 11 में 6 गए 5, 45 पे रूट करेंगे तो 9 3 रूट 5 आ गया आपका डायमीटर। टीबी की वैल्यू अगर पूछेंगे ना, टीबी का मतलब आ गया 3 रूट 5, लेकिन आपको तो रेडियस पूछी है, रेडियस को इसका आधा होगी, 3 रूट 5 का उत्तर बन जाएगा, सवाल उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर्किल के सवाल कितने इजी होते हैं ना बेटा, सर्किल के क्वेश्चन कितने आसान होते हैं, सर्किल की बातें कितनी इजी लेवल की होती हैं, बताओ। कोई भी बड़े आराम से ट्राई कर लेता है। प्रियंका जी कहते हैं 5 कैसे आया? प्रियंका जी कब से पढ़ रहे हैं आप ज्योमेट्री? कब से पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री आप? आज की क्लास को बता दो मुझे, आज की क्लास को आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है क्या?
हाँ तो बेटा आज से नहीं होता ना बेटा, ये टेंजेंट की और सीकेंट की थ्योरम होती है कि पीटी स्क्वायर बराबर पीए गुणा पीबी। अब पीटी का स्क्वायर 36 है, पीए का मतलब 4 है, तो पीबी का मतलब 9 आएगा। पीबी का मतलब 9 है, इसमें से ये 4 है तो बाकी का पार्ट 5 आएगा। अब ये वाली थ्योरम मैंने पहले बता दी है, इसको पढ़ लेना एक बार। सारे बच्चे बताओ जी फटाफट, क्या इस सवाल का उत्तर ज्ञात कर लोगे क्या? केंद्र से दूरी बिंदु की है, पी आर एक छेदक है, जो वृत्त पर बिंदु क्यू और पी आर आएगा, पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू इतना है, नहीं है, वही सवाल है बेटा। अभी हमने थोड़ी थोड़ी देर पहले ये सवाल किया था, लगभग देखो सेम सवाल पेपर में आते हैं बच्चे। ये एक वृत्त मैंने मान लिया, ये इसका केंद्र मान लिया ओ। केंद्र से 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु पी है, और पी से आपने मान ली एक सीकेंट लाइन जो पी क्यू आर पे इसे काट के जाती है। और ये मैंने दोस्तों इस लाइन को एक बार आगे बढ़ा दिया है, अपनी मर्जी से आगे बढ़ा दिया। मान लो ये एस है और ये टी है। बच्चों इसको बताओ, इसको ये पूरी लाइन तुमको 6.5 दी गई है ना, करेंगे शंख भाई ट्राई, इसके बारे में बात करेंगे अभी। पी क्यू आ गया 4.5, क्यू आर आ गया 3.5। देखो एक बात मुझे बताना, अब ये बात तुम देखते ही समझ लो, अब ये बात तुम देखते ही समझ लो बेटा कि मुझे ये वाली लाइन ज्ञात करनी है, तो 6.5 माइनस आर आएगा। ये पूरी ज्ञात करनी है तो 6.5 प्लस आर आएगा। ये बात तुम समझ में आ रही है बेटा तुमको? बिना लिखे पल्ले पड़ रही है ना ये वाली बात? तो कैलकुलेशन बनेगी, इसमें तुम्हें स्क्वायर करने पड़ेंगे, तो बढ़िया है कि इनको एक बार काट लो। 13, 9 और 7 काट दो बेटा। मैंने 0.5 से काट लिया है, मैंने 0.5 से काट लिया है, ध्यान रखना 0.5 से काटा है मैंने। तो ये बनेगा बच्चे क्या कि 13 माइनस आर और 13 प्लस आर, इज इट फाइन, बराबर बनेगा 9 गुणा 16, 169, 16 निमा 144, ये आ गया आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आ गई 5, लेकिन 0.5 से मल्टीप्लाई करना भूलिएगा मत, 0.5 से मल्टीप्लाई करना भूलिएगा मत। क्या बच्चों ये काटने वाले मेथड से कैलकुलेशन का थोड़ा समय बच गया अपना? कहां तो बेटा कैलकुलेशन हमको लंबे प्रकार से करनी पड़ती, और क्या ऐसे करके बताओ कितना समय बच गया? नहीं तो हमें 6.5 का स्क्वायर 3.5 गुणा 4 पॉइंट ये सॉरी 8 फिर गुणा भाग करते रहिए, माथा पच्ची वाला काम होता। क्या है ये बात? वही है, छेदक रेखा दिख रही है मुझे दो, इसमें पी क्यू आर 90 है। अच्छा पी क्यू आर 90 है, पी क्यू आर ये वाला कोण 90 डिग्री का है, पी आर क्यू 45 है, ये वाला कोण 45 है बेटा। ई कोण कितना है? 45, 45। आर एस 7 है, आर से लेकर एस तक की दूरी कितनी है? 7। क्यूटी का है, क्यूटी ये वाला है, क्यूटी पाई 8√2। पीएस का मान ज्ञात करना है, पीएस है कहां भाई? ये अंदर की बात तुम्हें ज्ञात करनी। अरे दोस्तों, अरे मेरे दोस्तों, अरे मेरे अजीज दोस्तों, आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री बनेगा क्या? है कुल मिलाकर है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही। ये साइड 45 है तो ये साइड 45 ही बनेगी। हाँ तो आपने कहा सर ये तो एक ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। पीएस का मान ज्ञात करना है, पीएस का। तो पीएस का मान कैसे ज्ञात करें दोस्त? पीएस का मान कैसे ज्ञात करें भाई बताओ? इसके लिए ना मेरे को टीआर का मान चाहिए। अगर बेटा टीआर का मान मिल जाए तो बताओ बात बन जाएगी क्या? अगर टीआर का मान मिल जाए तो बात बन जाएगी क्या? बताओ एक बार हाना करके बताओ। टीआर के मान के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। जब तक टीआर नहीं मिलेगा दोस्तों दिक्कत रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, संकट ऐसे पैर पैर पे आते रहेंगे हमारे सामने। एसटी को ज्वाइन कर दें? ले भाई प्रियांश, जो तुम्हारा मन करे मैं वो काम कर दिया करता हूं। ये बन गया एक ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया बेटा। तो ये वाला कोण 135 डिग्री का हो गया,
ये 135 तो ये वाला भी 45 हो गया। अरे वाह सर, ये वाला भी 45 हो गया। इसका मतलब दोस्तों ये भुजा और ये भुजा देखो कोण बन रहे हैं 45 45 के, क्या ये 7 आ गया? तो ये कोण 90 डिग्री का बच गया, इसका मतलब ये 7√2 आ गया। अगर ये 7√2 है, अगर ये 7√2 है तो एक बात मुझे बताइए, ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये भुजा अगर 15√2 है, 8 7 15√2 है, तो ये भी 15√2 ही तो आएगा। बोलो बोलो बोलो। 90 डिग्री के सामने की भुजा ज्ञात करनी है। 15√2, 15√2 का √2 गुना पूरा हो गया 30। 30 में से ये 7 है, तो ये कितना बच गया? 23। ये आंसर 23 इज द राइट आंसर। 23 आपके उत्तर बनेगा। 23 उत्तर कैसे आया, समझ में आया क्या तुम्हें? अरे समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाले सामने की भुजा, बाकी के कोण अगर 45 45 हैं तो रेशो बनता है 1 1 √2। तो ये 15√2, ये 15√2, सामने की भुजा आएगी √2 गुना मतलब 30। 30 में से ये 7 था तो बाकी का 23 आ गया। क्या ये AB का मतलब 8 है, ये दोस्तों AB है 8 और DE है 15। तुम एक बात बताओ, ये दो सर्किल टच कर रहे हैं, ये जो AB लाइन है AB, बेटा ये देखो AB लाइन पे बारे में जरा ना एक बार इस सवाल ढंग से देखो। इसमें तुम्हें सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन दिख रही है? कहीं तुम्हें सीकेंट भी दिख रही होगी, टेंजेंट भी दिख रही होगी। मैं इस सवाल को थोड़ा जूम कर रहा हूं, मैं ये सवाल थोड़ा जूम कर रहा हूं, आप ढंग से देखना। इसको तुम ऐसे देखो, ऐसे। एक बार ग्रीन वाले सर्किल को देखो, सर्किल को, ग्रीन वाले सर्किल में अगर मैं इस बी पॉइंट से देखूं, बी पॉइंट से एक तो जा रही है टेंजेंट, एक जा रही है सीकेंट, तो आप मुझे बताना बेटा, बी ए का जो स्क्वायर बनेगा, बी ए का स्क्वायर बनेगा, ये बीसी गुणा बीडी के बराबर बनेगा क्या? यानी ये वाली बात बनेगी 8 का स्क्वायर 64 के बराबर, ये वाली बात बनेगी 64 के बराबर, सही है। और ब्लू वाले सर्किल में डी से जा रही है टेंजेंट, डी ई स्क्वायर बराबर ये बनेगा डीसी गुणा बीडी, डी भी कह लो एक ही बात है, ये बनेगा 15 का स्क्वायर 225, ये वाली बात। आप इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो बीडी इनमें से कॉमन आ जाएगा, बीडी इनमें से कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा बीसी प्लस डीसी बराबर हो गया 289। बीसी और डीसी मिलाकर भी तो बीडी बनता है, ये वाला बन गया बीडी का स्क्वायर बराबर 289 और बीडी आ गया 17। चलिए, कितना बढ़िया सवाल था, बताओ। देखने में आकृति कितनी खतरनाक सी लग रही है, लेकिन अगर आपको ये सेकेंट वाली और टेंजेंट वाली थ्योरम याद है तो आप सवाल को थोड़ा समझकर ट्राई कर सकते हो। इसी का नाम ज्योमेट्री है दोस्त। इन्हीं बातों को समझना, इन्हीं बातों पे काम करना, ये सब चीजें ज्योमेट्री की बातें हैं, ये सब ज्योमेट्री की बातें हैं दोस्तों। आपके लिए बढ़िया सा हमने माइक मंगवाया था बहुत दिन पहले, ये पता नहीं कौन सी कंट्री से आया है, अब तक आया ही नहीं लायक है। अभी आज दिखा रहा है कि डिलीवर्ड हो जाएगा, पता नहीं यार किस दुनिया से आ रहा है ये देखो, ये ऐसा माइक मंगाए आपके लिए। क्लास लेंगे ना तो इसमें ये ऊपर से ऐसे ये रॉड लगा के फिर ऐसा मंगवाएंगे बेटा। अपने पास ये वाला माइक तो है, जो दिखा रहा ना माइक, इसमें माइक तो है अपने पास, बस ये स्टैंड चाहिए था, एक स्टैंड मंगवाया, स्टैंड बाहर से आया। बताओ आप, महंगे महंगे माइक यूज करते हैं आपके लिए। जो माइक मैं आपकी क्लास के लिए यूज कर रहा हूँ, आपकी क्लास की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए माइक यूज कर रहा हूँ ना, कि आपके पास आवाज बढ़िया से आए। दिस इज आवर माइक, ये है जो मैं यूज कर रहा हूँ अभी, ये रहा मेरे पास, देख रहे हो फोटो में, यहाँ पे ऐसा एकदम सेम, ये श्योर का माइक है, ये पिक्सी स्टैंड है, ये हम यूज कर रहे हैं आपके लिए।
इसमें से आती है आवाज तुम्हारे पास छन छन के। हाँ यही बढ़िया माइक है बेटा। इसको इसको जो होते हैं ना, ये सिंगर विंगर भी यूज करते हैं, जो लोग पॉडकास्टिंग करते हैं वो भी यूज करते हैं। बहुत महंगा आता है ये, सस्ता माइक थोड़ी है ये, बहुत महंगा माइक है। बहुत कॉस्टली आते हैं बेटा माइक ये। प्रदीप ये माइक कौन सस्ते आते हैं बेटा, बहुत कॉस्टली आते हैं। कितने का होगा माइक ये, तुम्हें क्या लगता है बेटा, कितने का आता होगा माइक ये? हाँ 2,000 रुपए का अनुराग, 2,000 के माइक आते हैं कोई? इसका तुम रेट चेक करना अमेजन पे, ये देख लो, देख रहे हो? दिखा तुम्हें रेट इसका? 47,988 रुपए का माइक है। 50,000 रुपए का माइक है ये। अंजलि बेटा 47,988। सुनो, दिए गए चित्र में रेखा ए बी वृत्त को स्पर्श करती है। कहां करती है अभी स्पर्श? अच्छा कर रही है, ठीक है। एसी और बीसी 9 है। अच्छा ये एसी की लंबाई भी 9 है और ये बीसी की लंबाई भी 9 है। ओके, सीडी 7 है। कहां है सीडी भाई? सीडी ये है 7, सीडी 7 है। पहले तो आप मुझे ये बताओ बेटा, ये 12 होगा क्या? ये 12, ये 12 मुझे बताने की नीड नहीं है। अरे 9 गुणा 16 करके रूट कर दिया ना। ए बी का स्क्वायर बराबर बीसी गुणा बीडी, 9 गुणा 16 144 रूट करेंगे 12 बन जाएगा, मामला खत्म हो गया। पूछा क्या तुमसे? तुमसे पूछा क्या? एडी की लंबाई पूछी है, एडी की लंबाई पूछी है, तो एडी की लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। ए डी बी, अरे ए डी बी, ए डी बी की बात करनी है, ए डी बी। आप मुझे बताओ ये वाला एंगल अगर थीटा, ये देखो ये साइड 9 है, ये साइड 9 है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा है? अगर ये 9 है, ये 9 है, तो ये बराबर ही होगा। और मैंने आपको बताया था एक, ये देखो ये बेटा एक आपकी कोड है, कोड जीवा, ये आपकी एक टेंजेंट है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से ये वाला कोण भी थीटा बनेगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से ये कोण कितना बन गया? थीटा। तो ट्रायंगल ए डी बी को निहारो। ए डी बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अरे ए डी बी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु, ये कोण थीटा, ये थीटा, तो ये 12, तो ये 12, एडी 12 आ गया, खत्म। ये जो सवाल मैं तुम्हें करवा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये गत वर्षों के पेपर के पूछे हुए सवाल हैं। ये जस्ट पेपर में इस प्रकार की चीजें आपको दी जाती हैं, इनके बारे में निपुण जानकारी आपको होनी चाहिए। ये क्या बना दिया? एग्जामिनर भी बड़ा क्रिएटिव आदमी है ना, ऐसे ही अपनी मर्जी से टेढ़े मेढ़े सवाल बना देता है, कह देता है कि बनाओ। 50 के आसपास है अपेक्षा, 50 45 या 50 सवाल है, 45 के समथिंग मेरे हिसाब से। 45 में वो सब चीजें कवर हो गई। अगली जो शीट, अगली क्लास पढ़ेंगे ना, कल ज्योमेट्री की लास्ट क्लास होगी, तो पढ़ेंगे केंद्रों के बीच की दूरी D1 D2 है ना। कभी वो R1 R2 से ज्ञात करना है, दो सर्किल अंदर से टच करते हैं, बाहर से टच करते हैं, तो उसमें क्या बात, सब पढ़ेंगे कल अपन। वो कल की क्लास का कंटेंट अपना। QP एक स्पर्श रेखा है, O वृत्त का केंद्र है, OS 3 है। कहां है OS? हाँ भैया कल लास्ट क्लास है इस कोर्स की। PQ 8 है, ये PQ 8 है दोस्तों। QR 4 है, ये QR कितना है? 4। और SR कितना है? 5। SR कितना है? 5। तो वृत्त की त्रिज्या पूछी है। वृत्त की त्रिज्या आपको इस सर्किल की रेडियस ज्ञात करनी है। रेडियस है क्या बच्चे? रेडियस ज्ञात करने का थोड़ा बहुत आइडिया पड़ रहा है कोई? हाँ ओपी मान लो, कुछ भी मान लो, एक ही बात है। ओपी मान लो, ये मान लो, कुछ भी बात है, क्या करें इसके लिए? कहां कहां से सवाल बना देते हैं यार। सुनो,
एक बात मुझे बताओ, पहले तो ना मैं इस लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लेता हूं, टी तक मान लो। क्या आप सब बच्चे मुझे इस एसटी की लंबाई बता पाएंगे क्या? एसटी की 8 8 64 16, 9 और 7 16, ये 7 आएगी। अरे 7 ज्ञात कर पा रहे हो ना? पी क्यू का स्क्वायर आएगा, ये आर क्यू गुणा क्यूटी आएगा। पी क्यू का स्क्वायर 64, आर क्यू 4 था तो क्यूटी आएगा, तो क्यूटी का मतलब आना चाहिए 16। 4 और 5 9 और 7 16 हो गया, सही है? अरे बोलो 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 बोलो। सही है सर, सही है। अब देखो, ना तो कोई 90 डिग्री के कोण के बारे में पता है, ना कोई और पता है, तो हमें ना एक्चुअली इस ओएस का यूज पता है, ओएस का। तो एक काम करते हैं, ओएस से ये ऊपर भी मिला लेते हैं और नीचे भी मिला लेते हैं, ये मिला लेते हैं। तो ये पर्पल कलर वाली भी एक प्रकार की जीवा हो गई क्या? जीवा। अरे पर्पल कलर वाली भी एक जीवा हो गई। तो आप कहना सर ये ऊपर की जानकारी आ गई R-3, मतलब ये देखो रेडियस में से 3 काट दो, R-3, और नीचे वाली बात आ गई R+3 आ गई क्या? एस बिंदु से नीचे तक आ गया R+3, ऊपर आ गया R-3। अब बाकी सब चीजें भूल जाओ, केवल और केवल ये देखो कि एक सर्किल के अंदर दो जीवाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक सर्किल के अंदर दो जीवाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक सर्किल के अंदर दो जीवाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो R-3 और R+3 का जो मल्टीप्लाई आएगा ना, वो 7 गुणा 5 के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। R² -9 बराबर 35, R आ गया रूट में 44, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 2√11, ये आना चाहिए, है ऑप्शन बी। बस टिक कर दीजिए। ये बेटा लिमिटेड थ्योरम है बेटा, लिमिटेड चीजें हैं, पर उनको अलग अलग प्रकार से तिकड़म लगाने, उनके बारे में अलग अलग प्रकार से समझना, इन चीजों पे तुम्हें काम करना आना चाहिए, इन बातों पे आपको रिसर्च करनी आनी चाहिए। सर्किल में ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, और यह भी फैक्ट है कि पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सर्किल के पूछे जाते हैं। एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी बात सर्किल की ही आती है। पी एक्स दिया आपको 12, पी एक्स कहां है? पी एक्स ये वाला है 12। वाई जेड का मतलब दिया हुआ है आपको 7, वाई जेड का मतलब दिया है 7। ट्रायंगल पी एक्स वाई का परिमाप कितना है? 27। ठीक है, तो पी एक्स जेड का मतलब ज्ञात करना है। तो 16 निमा 144 है, 9, ये 9 आएगा बच्चा क्या? पी वाई की वैल्यू 9 आएगी क्या? अब कईयों को इस बात में चिंता हो सकती है कि सर आपने 9 कैसे लिख दिया। देखो बेटा, इतना कॉमन सेंस आपका डेवलप हो जाना चाहिए कि तुम्हें ये लाइन तो पता है ना कि अगर मैं इसको x मान लेता हूं, अगर मैं इसको x मान लेता हूं, तुम यही तो बोलोगे कि 12 का स्क्वायर बराबर x गुणा 7 + x, यानी 144 बराबर x गुणा 7 + x। तो यहां 9 आएगा, 9 गुणा 9 7 16, 144 बन रहा है। तुम चाहो तो क्वाड्रिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, और बेटा वो चीज इतनी काम क्यों करनी है? ये 16 9 का डेटा देखो कितनी बार काम आ गया। अपनी आज की क्लास में ही हमने 2-3 सवाल कर लिए हैं जिनमें ये 16 9 काम आ गया, ये 9 अपने काम आएगा। ट्रायंगल पी एक्स वाई का परिमाप दिया 27, 12 9 21, ये लाइन 6 दी गई है। ये लाइन 6 दी गई है क्या तुम्हें? पी एक्स जेड का परिमाप चाहिए, यानी कुल मिलाकर आपको इस लाइन को ज्ञात करना है क्या? इस लाइन को ज्ञात करना है क्या? अरे बोलो बोलो बोलो, ये लाइन ज्ञात करनी है क्या तुम्हें? ये लाइन ज्ञात करनी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इसे ज्ञात किए बिना कुछ और तो काम हो ही नहीं सकता, कुछ और तो बात बनी नहीं पाएगी, कुछ और चीज पे तो काम कर नहीं पाएंगे। एक्स वाई 6 कैसे आया? अनुराग, तुम्हें ट्रायंगल पी एक्स वाई का परिमाप दिया गया है, तुम्हें ट्रायंगल पी एक्स वाई का पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर तीनों भुजाओं को जोड़कर ही तो आता है। ये 12 और 9 21 है, तो 6 बच गया। अब यार ये एक्स जेड को कैसे ज्ञात करें? कोई तिकड़म है क्या लगाने की? ना तो ये डायमीटर है, ना कोई और बात है, ना कोई एंगल दिया, ना कोई और कहानी दी गई है। सुनिएगा, एक बार कोशिश करते हैं। ये एंगल मान लो थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा ही बनेगा क्या? कोड और वो टेंजेंट है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से थीटा बने। अरे बोलो बोलो बोलो। अच्छा, छोटा वाला ट्रायंगल एक्स पी एक्स वाई
और बड़े वाले ट्रायंगल में आपको शायद सिमिलरिटी दिख रही होगी। देखो ट्रायंगल पी एक्स वाई, ट्रायंगल पी जेड एक्स, ध्यान देना पी एंगल तो इनमें कॉमन है, इस छोटे वाले का एक्स है, बड़े वाले का जेड है, और ये इसका वाई और उसका पूरा पूरा एक्स, ये एंगल बराबर होंगे। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है बच्चों, सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब ये एक दूसरे के समरूप हैं, ये मैंने समरूप लिख दिया, ठीक है। अच्छा, थीटा एंगल के सामने छोटे वाले में 9 आ रहा है, बड़े वाले में थीटा एंगल के सामने 12 आ रहा है। संगत भुजाओं का अनुपात आ रहा है 3:4। अगर संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है तो क्या इनका पेरीमीटर भी 3:4 में आना चाहिए क्या? अगर इनका साइड का रेशो 3:4 है तो पेरीमीटर भी यही आना चाहिए। तो छोटे वाले का पेरीमीटर अगर 27 सेंटीमीटर है तो बड़े वाले का पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये भी 9 गुना था, ये भी 9 गुना ही है बेटा, इसलिए आपने कहा सर ये 36 सेंटीमीटर। अपने सवाल का उत्तर आ गया। तो मैं आपसे अब इसकी लंबाई पूछू ना तो लंबाई भी समझ में आ गई। 12, 16, 28, ये 8 आएगी बेटा। संगत का अनुपात 3:4 आना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 आना चाहिए। आप ये भी कर सकते थे कि इसमें P के सामने आप कहेंगे, इसमें P के सामने 6 है, इसमें P के सामने 8 आएगा। अगर P के सामने 6 है इसमें 12, 8, 20 और 36 है, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, उत्तर 36 बनेगा। ऐसे भी इस बात को समझ सकते हैं। क्या ट्राई कर पाएंगे आप लोग? तो बेटा इस शीट के ना अपने 11 क्वेश्चन हो गए हैं। पीडीएफ मैं तुमको दोपहर तक या शाम तक देने की ट्राई करता हूं, दे पाऊंगा उम्मीद करता हूं। फिर भी आप इन सवालों को ना अपने सेल्फ एक बार ट्राई मस्ट कर लीजिएगा भाई। एटलीस्ट जितना हमने बता दिया उतना तो आप कर ही लेना, और आगे के सवालों के बारे में ना एक बार प्रयास कर लेना। अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं बन पाते तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, हम कल की क्लास में इसे पूरा कर लेंगे। प्यारे बच्चों, टुमारो कल का सेशन 27 तारीख का सेशन है, हमारा ज्योमेट्री का एक आखिरी सेशन होगा, जिसमें हम सर्किल के बचे हुए सारे कंसेप्ट, सर्किल की सारी बची बातों को पूरा कर लेंगे बेटा। ये आखिरी शीट है बेटा, इसमें आपका सर्किल पूरा हो जाएगा। फिर आप अपने प्रीवियस ईयर सवालों को किसी भी प्रकार से ट्राई कर सकते हो। जितने सवालों पे अटेम्प्ट करोगे, मुझे उम्मीद है आप सारे सवालों को बड़े अच्छे से रिजॉल्व कर पाओगे। जितना आपने पढ़ा, जितना आपने समझा, क्या ठीक प्रकार से आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? अर्थमेटिक की क्लास, हाँ बेटा देखो ऐसा है, जो अब रीजनिंग का नया बैच आएगा ना अपना, जो रीजनिंग का अपना नया बैच आएगा वो 3 नवंबर से स्टार्ट होगा, और इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग में समय सुबह 10 बजे 10 टू 11:30 AM। ये आपका रीजनिंग का एक कंप्लीट बैच रहेगा जो अपना शुरू हो रहा है 3 नवंबर से। अब मैं थोड़ा मैथ्स के टाइम को लेकर कंफ्यूजन में हूं कि मैथ्स का टाइम मैं किस टाइम पे बनाऊं, मतलब मैथ का बैच है ना, वो कौन से समय पे प्लान करूं ताकि आप लोगों के लिए पढ़ना आसान रहे। नहीं रात को तो नहीं बेटा संभव है, देखो रात को तो दोपहर में कर लें, कोई दोपहर में टाइम, दोपहर में 2 बजे कर सकते हैं। इंग्लिश की क्लास अमन सर की दोपहर 2 बजे होती है, 2 से लेकर कब तक होती है, 3:30 तक, क्या 2 से 3:30। और इसको बेटा अपन 4 बजे कर लें तो 4 PM। रानी मैम की क्लास कब से कब तक होती है? 5 बजे तक। 5 से 6:30 कर लें तो, अगर 5 PM टू 6:30 रख लें तो, देखो बेटा ऐसे तो ना, अगर आप कहोगे कि सर उस टाइम उनसे क्लैश है, उनसे क्लैश है, 100% फ्री टाइम तो बेटा कोई मिलेगा ही नहीं। ऐसे देखो 100% फ्री टाइम तो कोई नहीं मिलेगा, ऐसा समय तो कोई भी नहीं होगा जब किसी से भी किसी की क्लास क्लैश ना होती हो। और दोपहर में 12 बजे का प्लान क्या है? 12 बजे, अगर 12 से 1:30 कर लिया जाए तो ये वाला, इस टाइम पर कोई भी क्लास नहीं है ना। 12 से 1:30 में रीजनिंग है, मैथ्स है, ये इंग्लिश है, अमन सर की क्लास है, रानी मैम की क्लास है, किसी से कोई क्लैश नहीं है, तो फिर ये मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, जिसमें आपको किसी से कोई क्लैश नहीं होगा,
हर व्यक्ति अपने अपने फ्री टाइम पे पढ़ सकता है ना, 12 से लेकर 1:30 बजे का समय, ये मुझे भी सही लग रहा है। ठीक है, तो बात करता हूं मैं। हाँ प्लस पे ही आएगा बेटा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं 10 बजे बेटा, तो बात करते हैं। बैच की टाइमिंग के बारे में आपने बता दिया कि 12 से 1:30 सही है, बाकी इसको अपन ट्राई कर सकते हैं। हाँ, अपने सुबह 8 से 9 हो जाएगा, फिर 10 से 11:30, 12 से 1:30, तो इतने में क्लास फ्री हो जाएगी। ठीक है, 1:30 बजे फ्री है ना, 1:30 बजे सेवाएं समाप्त। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।